कंपनी को 3 बकेट में डिवाइड करो। हाँ, रेड बकेट, ये कंपनी लेना ही नहीं कभी लाइफ में। हाँ, एक होगा ग्रे बकेट, कंफ्यूजन है या थोड़ा बहुत गड़बड़ है बट ठीक है। एक होता है ग्रीन बकेट, इस कंपनी में कोई टेंशन नहीं है। हाँ, सो सबसे ज़्यादा कंपनी वो ग्रे बकेट में है। 90% कंपनी जो होगी ये ग्रे बकेट में आएगी, और बाकी 10% कंपनी ग्रीन और रेड में होगी। मेरे हिसाब से जो फ्रॉड होते हैं, 2 टाइप के फ्रॉड होते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। एक जो होता है जो पैदाइशी फ्रॉड है, उसको चीटिंग के अलावा कुछ नहीं आता है। एक होता है जिसको इन्वेस्टर फ्रॉड बनाते हैं। तो हम लोग जब ऑडिट कर रहे थे तो एक फ्रॉड हुआ था, वहाँ पे ₹1 का डिफरेंस आया था। एंड नॉर्मली होता है कि मर्टलिटी है, छोड़ दो ₹1। और मेरे बॉस ने मुझे सिखाया, अगर बैलेंस शीट में, ट्रायल बैलेंस में 10 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है तो टेंशन नहीं है, पर ₹1 का डिफरेंस आ रहा है तो टेंशन है। बिकॉज 10 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है मतलब कोई एक एंट्री रॉन्ग पास हो गई है। राइट। पर अगर ₹1 का डिफरेंस है तो वो ₹1 का डिफरेंस मतलब कुछ भी बड़ा फ्रॉड हो सकता है। And वो हुआ था, वो बाद में पकड़ा गया था। अच्छा, वेलकम बैक दोस्तों, ये है फेस टू फेस और हम आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग बहुत डीप जाने वाले हैं, फोरेंसिक के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे अंदर की बात है कंपनीज़ के अंदर में आइडेंटिफाई करें। ये जो ऊपरी लेवल पे जो करप्ट कंपनीज़ है, जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सजा देती हैं और शायद हमें नहीं पता लगता है, एक आम आदमी को नहीं पता लगता है, कैसे इसको अलग पर्सपेक्टिव से देख के हम अंदर की बात कंपनीज के बारे में जान सकें। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं नितिन भाई। हेलो सर। हेलो सर, वेलकम बैक। तो नितिन भाई से कल बातें हुई थी और इनके बारे में जाना था। बहुत इंस्पायरिंग जर्नी आपकी, और व्हाट यू हैव बीन थ्रू बिकॉज ऑफ फ्यू स्पेसिफिक केसेस, और वो जो स्ट्रेस आपने लाइफ में लिया है एंड देन रीडिस्कवरिंग योरसेल्फ कि दिस इज़ व्हाट यू रियली आर, ये अपने आप में एक इंस्पिरेशन है कि आपको एक्चुअल पता है आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में। आई गेस सर सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी आदमी के लिए ये तो ही होता है कि हम लोग 40-50 साल के होते हैं बट हम क्लूलेस होते हैं कि हमको ज़िंदगी लाइफ में करना क्या है। सो जितना जल्दी आपको पता हो कि आपको क्या, और मेरा हमेशा मानना है कि आप आदमी सोचता है मैं पैसा कमा रहा हूँ, जॉब कर चल रहा है, बट आप अपने आप से पूछो ना कि आपको पसंद है। अगर आपका पैशन है तो आई गेस पैसा अपने आप आ जाएगा। पैशन है तो पैसा अपने आप बनता है। वेल, वेरी वेल सेड। सो नितिन भाई, ये पीपीटी है आपके सामने, आप ही का बनाया हुआ है। आप वी कैन यूज़ दिस पीपीटी, बट मैं तो चाहूँगा जितना हम कैंडिड नैरेटिव का कॉन्वर्जेशन करें वो भी, और कुछ केस स्टडीज़ वगैरह भी, ताकि एग्जैक्टली बिकॉज देखिए ये साइंस तो कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने कौशिक के साथ रिकॉर्ड किया था, 1.5 घंटे बाद मैंने कौशिक को बोला था हम और नहीं कर पाएगा। ही वॉज सो डीप, और सो केस स्टडी से क्या हमको और बेटर समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आप लोग चीज़ों को कैसे देखते हो। Correct. तो चालू करते हैं। श्योर। सो कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है सर, मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो चीज़ें शायद इजी हो जाएगी। चलिए। सो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर पहले है कि मैं आई एम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट जी। सो एजुकेशन पर्पस के लिए दिस एंटायर प्रेजेंटेशन फॉर एजुकेशन पर्पस, नथिंग इज इन्वेस्टमेंट एडवाइस। आई एंड माई फैमिली डोंट हैव एनी इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। अच्छा, जीरो। ETF है और म्यूचुअल फंड, तो बाकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इससे क्या मैसेज ले हम लोग? मैसेज नहीं लेना चाहिए बिकॉज वेल्थ क्रिएशन तो वहीं से होता है। अच्छा, सो बट मुझे इंडिपेंडेंट रहना है। ओके। सो कल से आप ये ना बातें ना हो कि यार नितिन का वैसे इंटरेस्ट था इसलिए इसने स्टॉक पे नेगेटिव लिखा, इसने शॉर्ट करा होगा, या इसने इस कंपनी पे अच्छा लिखा बिकॉज इसकी पोजीशन लॉन्ग है। सो मुझे उन चीज़ों से दूर रहना है, और प्लस 3:30 वही जो 9:15 से 3:30 बजे का मार्केट है, मुझे उससे दूर रहना है। मुझे नहीं पता करना निफ्टी कहाँ है, स्टॉक के लेवल क्या है, कहाँ भाव चल रहा है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उससे मैं अपने काम और पैशनेटली कर सकता हूँ और अपना टाइम वेस्ट नहीं होता है। So technically then you are not a market participant. You are more of a chartered accountant, extension of chartered accountant, which is who understands forensics quite well. आप बोल सकते हो, बट वही एक एक्स फैक्टर है। कोई भी सीए कंपनीज के बुक्स देख के उसमें रेड फ्लैग निकाल सकता है।
पर मार्केट की नब्ज समझ के मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ें निकालना वो इम्पोर्टेंट है। सो आई गेस वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है इतने सालों में। 15 साल से मैं फॉरेंसिक ही कर रहा हूँ, तो वो जर्नी में काफ़ी कुछ सीखा है कि उसको मार्केट से कैसे कोरिलेट करा जाए। बिकॉज चलो आपको पता है ये कंपनी ने 100 रुपये का सेल्स था, 80 का ही दिखाया। अब करना क्या है, चलो दिखा दिया, अभी क्या करें। तो वो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा कहाँ कौन सा इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा या ट्रिगर होगा जहाँ पे ये एक्सपोज होगा फ्रॉड। सो उसको मार्केट कॉन्टेक्स्ट में बोलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। फेयर पॉइंट। इनफैक्ट कल आपने बहुत अच्छी बात बोली थी कि ये जो फॉरेंसिक करना, ये रेड फ्लैग आइडेंटिफाई करना, इट इज़ एक्चुअली रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस। करेक्ट, वेरी वेल सेड। कि ज़रूरी नहीं कि आप बोलेंगे शॉर्ट कर दो, सेइंग कि भैया ये ट्रिगर है, कभी भी आएगा तो उस समय निकल जाना तुम। राइट। अच्छा एक बात बताइए, ये जो अभी अडानी वाले में हुआ, आई डोंट नो वेदर यू लाइक टू कमेंट, बट उसमें तो क्लियर कट था, रिपोर्ट भी नेगेटिव और वो खुद ही बोल रहे हैं मैं तो शॉर्ट पोजीशन में ही बैठा हूँ। तो ये लीगली तो सही होगा क्योंकि यूएस में इलीगल काम ये सब नहीं होते हैं, बट ये एज अ एथिकली ये चीज़ गलत है ना कि अब एक तरफ रिपोर्ट भी नेगेटिव निकाल दी और शॉर्ट पोजीशन में ही बैठे हैं। वो डिबेटेबल है आई गेस। ओके। सो एथिक्स, उनका धंधा वैसे ही चल रहा है, उनका घर से चलता है I guess, तो उनका स्टाइल है वो। सो एंड आई गेस अगर आप रेगुलेटर्स को भी देखोगे तो इंडिया का रेगुलेटर थोड़ा अलग सोचता है, बट ग्लोबल रेगुलेटर थोड़ा अलग सोचते हैं। सो सेम केस ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ था। जब शॉर्ट सेलर्स ऑस्ट्रेलिया में इमर्ज हुए थे, दे स्टार्टेड राइटिंग अबाउट ऑस्ट्रेलियन कंपनीज। लोग रोते हुए गए थे कंपनी वाले कि भैया इनको बैन करो, इनके ऊपर रेगुलेशन लगाओ। सो रेगुलेटर का बहुत अच्छा कमेंट आया था कि मार्केट में अगर आपको फेयर प्राइस डिस्कवरी करना है तो जितना आपको बाय वाला है जरूरी है, उतना ही सेल वाला भी जरूरी है। तो अगर आपको कोई नेगेटिव नहीं बताएगा तो प्राइस डिस्कवरी कभी होगा ही नहीं मार्केट। सो एक फेयर प्राइस डिस्कवरी के लिए आपको दोनों साइड चाहिए, बायर भी चाहिए, सेलर भी चाहिए। सो इसलिए एक्टिविस्ट शेयर होल्डर का, एक्टिविस्ट एनालिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब उनकी बहुत सारी मोडस ऑपरेंडी होती है, कोई पोजीशन लेता है, कोई नहीं लेता है। तो दोनों टाइप के लोग होते हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्टिविज्म करते हैं, देन वो बोर्ड में बड़ा, कंपनी में बड़ा स्टेक लेके बोर्ड में बैठ जाएंगे एंड वो वहाँ पे कंपनी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अच्छा। तो एक वो भी एक टाइप होता है एक्टिविज्म का। इंडिया में है ऐसे लोग? इंडिया में कुछ लोग करते हैं ऐसा। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो अभी आपका ऐसा कि जी मीडिया में हुआ था ये, जी की किसी ग्रुप कंपनी में हुआ था, जहाँ पे कुछ लोगों ने स्टेक लिया एंड वो बोर्ड को प्रेशराइज करें कि आपने डिसीजन चेंज करो, आप प्रैक्टिसेस, गवर्नेंस प्रैक्टिसेस सुधारो। इनफैक्ट कुछ शेयर होल्डर्स ने भी म्यूचुअल फंड में भी हुआ है। सो आई रिमेंबर ओल्ड ब्रिज कैनेथ ने कंपनी पे उसको ओपन लेटर भी लिखा था। अच्छा। क्रिटिसाइजिंग की पॉलिसी कि आपने ये सब गलत करा है और आप इसको सुधारो। और कंपनी ने इसको रेक्टिफाई भी करा। सो ये एक्टिविज्म एक वाइडर टर्म है, उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं मार्केट में। अब बट इथिकली मुझे लगता है, अगर मैं अपने आप को देखूंगा तो मुझे लगता है शायद कि शॉर्ट पोजीशन पहले लेके रिपोर्ट लिखना गलत है। एंड सेकेंड थिंग, मैं वहाँ से एग्री नहीं करता हूँ बिकॉज ये जो रिपोर्ट्स होती है, तो जितनी रिपोर्ट मैंने अपनी लाइफ में लिखी है, सो मैंने कभी किसी की पर्सनल लाइफ पे कभी कमेंट नहीं करा। एंड ये सब रिपोर्ट में मसाला होता है जो पर्सनल लाइफ को अटैक करता है। सर देखो, नितिन मंगल एज ए एनालिस्ट, मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ, प्रोफेशनली कर रहा हूँ, आपको उससे मतलब है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता हूँ वो रात को 9 बजे के बाद की बात है। मैं घर पे कब गया, घर पे मैंने क्या करा, 2 पैक पी के सोया, नहीं पीने से सोया, दूध पी के सोया, वो मेरा लाइफ है, मेरा लुकआउट है। तो उस पर किसी को कमेंट करना गलत है। और किसी की पर्सनल लाइफ के बेसिस पे आप उसकी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर क्वेश्चन करें, अगर वो बहुत, आई डोंट एग्री विद दैट। आदमी प्रोफेशनली अच्छा हो सकता है, पर्सनली शायद इतना अच्छा ना हो। सो जैसे मैं लोगों को एडवाइस देता हूँ, फॉरेंसिक पे इतनी ज्ञान देता हूँ, पर मेरे खुद के फाइनेंशियल बिगड़े हुए हैं। मेरा फाइनेंशियल तो मेरी वाइफ संभालती है बिकॉज मेरा मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। तो अब इसको कैसे बोलोगे कि ये गलत एडवाइस दे रहा है? सही बात। सो आई गेस वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। एंड तो वो मसाला मुझे गलत लगता है। ऑब्वियसली रिपोर्ट में कॉन्टेक्स्ट होता है, तो मैंने काफ़ी लोगों की रिपोर्ट पढ़ी है, उनके साथ मैंने काफ़ी लोगों को मैं जानता भी हूँ। सो काफ़ी उनमें मसाला, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होती है। ऐसा नहीं कि सब मसाला ही होता है, बट समहाउ वो इम्पैक्ट के चक्कर में मसाला डाल देते हैं और वहाँ पे आई गेस वो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ही खत्म हो जाता है। एटलीस्ट मैं पढ़ूंगा तो मेरे लिए कॉन्टेक्स्ट नहीं हो जाएगा। हाँ, एज अ रिटेलर आप पढ़ोगे, आपको मार्केट में इम्पैक्ट चाहिए, तो शायद आपको अच्छा लगेगा कि हाँ यार बहुत अच्छा लिखा है। सही है।
अच्छा, एक और बात बताइए कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो हैं मैक्सिमम जो है बाई रिपोर्ट्स होती हैं। बहुत Correct. कम ब्रोकर्स होते हैं जो सेल रिपोर्ट रिलीज करते हैं। मतलब सब लीजिए पूरा इंडिया में 1000 रिपोर्ट अगर फ्लोट हो रहे हैं ब्रोकर्स के, तो 800 850 रिपोर्ट तो मुझे लगता है बाई करने के ही होते हैं। करेक्ट। 200 रिपोर्ट होंगे प्रॉब्ली सेल करने के। इसका क्या साइंस है, वाई? एक्चुअली 200 रिपोर्ट भी सेल के नहीं होते हैं, मैक्सिमम होल्ड के होते हैं। तो सेल के तो 20 ही मिलेंगे आपको। मैं थोड़ा सा मतलब आई वाज जस्ट मेकिंग श्योर कि मेरे ऊपर केस नहीं हो जाए, इसलिए मैंने नहीं ऐसा नहीं है सर, वो लोग भी अच्छे से काम करते हैं, तो आई गेस आई रिस्पेक्ट ऑल द एनालिस्ट हाँ। जो ब्रोकिंग साइड में भी काम करते हैं, बट हर बिजनेस की अपने मर्यादाएं होती, सीमाएं होती। अब उनका इन्वेस्टमेंट मेकिंग का बिजनेस भी चल रहा है। अब प्लस आपके बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जहाँ पे उनका म्यूचुअल फंड भी और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी है, तो आपका अकाउंट भी बंद हो सकता है। जो मैं एक बार देख चुका हूँ अपनी लाइफ में, 2 बार देख चुका हूँ। जब मैं जॉब करता था उस टाइम पे कि कुछ लिख दिया तो इसलिए आपका म्यूचुअल फंड का या इंश्योरेंस का धंधा बंद कर दिया। ओह, सो ब्रोकरेज लॉस हो गया, आपका रेवेन्यू लॉस हो गया, राइट, वो भी होता है। प्लस आपका मैनेजमेंट एक्सेस बंद हो जाता है। सो हम लोग जब उस टाइम रिपोर्ट भेजते थे तो उस टाइम पे प्रोसेस होता था हमारा एडवाइज में थे, तो पहले हम रिपोर्ट लिखते थे, फिर हम मैनेजमेंट से शेयर करते थे टू चेक फैक्चुअल एक्यूरेसी ऑफ द रिपोर्ट। या तो कभी कभी फ़ोन आता था कि अभी तो ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ तो तुम्हारा कॉल में नहीं आओगे, तुम किसी एनालिस्ट मीटिंग में नहीं आओगे। सो ये सब चीज़ें होती है। सो आई गेस एंड ब्रोकिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, उनको लगता है कि मैनेजमेंट से इनपुट नहीं मिलेगा अब तक मैं वैल्यूएट नहीं कर पाऊंगा क्लाइंट को, या मेरी रिपोर्ट प्रॉपर नहीं बनेगी। सो आई गेस इसलिए वो सरकास्टिकली लिखते हैं कई भी बार, इसलिए होल्ड होता है। बहुत बार वो होल्ड लिखते हैं बट एक्चुअली वो सेल होता है। सो ठीक है, इस पर ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते। ये तो कई हर इंडस्ट्री के अपने अपने प्रैक्टिसेस है, तो क्वेश्चन हर प्रैक्टिस को नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते। सो ठीक है सर, हम लोग तो सीधे टॉपिक पे आते हैं। हाँ। सो मैंने एक प्रेजेंटेशन भी दिया था, तो लोग बोलते हैं फॉरेंसिक, जैसे आप भी हो, तो सब लोग डरते हैं थोड़ा फॉरेंसिक। फॉरेंसिक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है यार, हम लोग क्या करेंगे। पर मुझे लगता है फॉरेंसिक कॉम्प्लिकेटेड से ज़्यादा कॉमन सेंस ज़्यादा है। So, मेरी टीम में जितनी एसोसिएट में ट्रेन कर रहे हैं, कोई भी सीए नहीं है, उनका अकाउंटिंग का कोई नॉलेज नहीं है, वो सीएफए हैं या कोई एमबीए है। बट उनको मैंने एक ही चीज़ सिखाई है, कैसे पढ़ना है, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है कि किस चीज़ को कैसे पढ़ना है, एंड अपना दिमाग हमेशा खुले रख के कॉमन सेंस यूज़ करना है। तो आपको 90% चीज़ें तो मिल जाएगी। बहुत कम टाइम होता है जब आपको बहुत टेक्निकल चीज़ों में जाना पड़ता है। 90% आपको चीज़ें ऊपर से समझ में आ जाती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मेरे हिसाब से, आप थोड़ा सा दिमाग खुला रखेंगे। अब हर कोई क्लेम करता है मैं एनुअल रिपोर्ट पढ़ता हूँ, पर आप एनुअल रिपोर्ट में पढ़ते क्या हो? आपने खोला कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपने पढ़ा, अच्छा ओके, नोट्स अकाउंट पढ़ लिया, हो गया। ये एनुअल रिपोर्ट तो ना होती है। एनुअल रिपोर्ट 300 पेज की एनुअल रिपोर्ट है और आपने 20 पेज पढ़ के बोला मैंने पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता है। सो मेरे बॉस ने मुझे सिखाया था जब हम ऑडिट करते थे। सो शॉर्टकट हमेशा यूज़ करते, तो हम लोग भी यंग थे तो शॉर्टकट यूज़ करते थे। सीधे अकाउंट खुला, तूने पहला पेज पढ़ा? मैंने कहा सर पहला पेज पे तो कंपनी का नाम लिखा होगा, कौन से ईयर की ऑडिट रिपोर्ट है वो भी लिखा होगा, क्यों पढ़ना है, क्यों टाइम वेस्ट करना है? सो पता पड़ा एक ऑडिट में हमने गलती कर दी, हमने ऑडिट रिपोर्ट दूसरे भी ईयर की पढ़ ली। ओह। सो उसने हमको सिखाया कि अगर कोई डॉक्यूमेंट पढ़ना है तो पहली लाइन से पढ़ो और आखिरी लाइन तक पढ़ो। जब तक आप पूरा नहीं पढ़ोगे आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ लैंड माइन है। एनुअल रिपोर्ट में लैंड माइन कहाँ है ना आपको नहीं पता है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट में हो सकती है, वो MD&A का पार्ट भी हो सकती है, वो आपके रिजोल्यूशन का पार्ट भी हो सकती है, वो आपके अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो लोग मिस करते हैं, जो ध्यान ही नहीं देते हैं। आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हो, कंसोलिडेटेड ऑडिट रिपोर्ट पढ़ते हो। एक्चुअली कंसोलिडेटेड ऑडिट रिपोर्ट तो कुछ होता ही नहीं है, बिकॉज वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। कंपनीज एक्ट नहीं बोलता है आपको, कंपनीज एक्ट तो स्टैंड ऑन कंपनीज पे लगता है, तो जो ऑडिट रिपोर्ट बनती है वो स्टैंड ऑन पे बनती है। पर आप पढ़ रहे हो बिकॉज कंपाइलेशन ऑफ सारी सब्सिडीज आप वो पढ़ लेते हो, उसमें आपको पता ही नहीं पड़ता क्या होता है। तो इसलिए हमेशा आपको स्टैंड ऑन ऑडिट रिपोर्ट तो पढ़नी पड़ेगी। सो मुझे याद है, सो 2010 में 10 और 11 में मैं रेलिगेयर में इंटरव्यू देने गया था। सो बात चल रही थी, तो दैट जो पर्सन था ही वॉज हार्डकोर एनालिस्ट ऑफ रियल एस्टेट। मैंने बोला आप उससे सेक्टर एनालिस्ट बनना था तो उसने बोला अच्छा आपको कौन सा सेक्टर अच्छा लगता है? मैंने बोला मुझे रियल एस्टेट अच्छा लगता है, मुझे रियल एस्टेट एनालिस्ट बनना है। अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरा। तो बोला अच्छा ठीक है। तो उसने मुझे वहाँ से स्कूल जाना चालू कर दिया। सडनली इसको मैंने बोला सर आपको पता है यूनिटेक ने डिफॉल्ट मारा है? बोलता किधर डिफॉल्ट मारा, कहाँ लिखा है? तो झूठ बोल रहा है। मतलब आप इसकी स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट पढ़ो, वहाँ लिखा है कि इसने पेमेंट मिस कराया। वो कंसोल में कभी बताया नहीं उसने।
तो आपको एक साल पहले ही पता पड़ गया होता अगर आपने प्रॉपरली पढ़ा होता कि उस कंपनी ने डिफॉल्ट करा है तो उस कंपनी से निकलने का टाइम आ गया। पर बिकॉज आपको लग रहा है कि नहीं यार अभी समझ जाएगी चीज़ें समझ जाएगी, तो आप राइट करते गए। एंड एक साल के बाद में जब हुई चीज़ें तब आपके हाथ में कुछ था ही नहीं। डॉक्यूमेंट पढ़ना, कोई भी डॉक्यूमेंट फर्स्ट पेज से फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये मैंने सीखा है और मैं अपने बच्चों को सबको सिखाता हूँ। इनफैक्ट मैं किसी से बात भी करता हूँ तो मैं उसको हमेशा एडवाइस देता हूँ पूरा पढ़ा, शॉर्टकट नहीं होते हैं। एनुअल रिपोर्ट में कोई शॉर्टकट नहीं होता। एक्चुअली मुझे वो मेरे पापा के वो भी CA भी हैं, तो बहुत कंसंट्रेशन करके डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं। तो जब भी हम लोग कुछ साइन करते हैं तो वो बोलते हैं कि पढ़ा क्या पूरा। करेक्ट। इतनी जो सीरियसली काम करते हैं ना वो इस बात को बहुत मानते हैं जो आप कह रहे हैं। नहीं तो सर आपका पैसा लगा है और पैसा आपका फ्री का पैसा नहीं है, आपका हार्ड एंड मनी है जो मार्केट में लगा है। तो अगर उसको आप लाइटली लोगे तो कैसे चलेगा काम। पर बहुत मोटा डॉक्यूमेंट 300 पन्ना पढ़ने में मतलब बहुत घंटा लग जाएगा। तब तक तो स्टॉक प्राइस मूव कर सर 1 घंटे में नॉर्मल आदमी 10 पेज पढ़ सकता है। हाँ, तो आप हिसाब लगा लीजिए 30 घंटा हो गया ना। 2 दिन 3 दिन 3 दिन लगेगा मैक्सिमम, आपको 90% चीज़ें समझ में आ जाएगी। कभी आपसे ये सीखेंगे कि डॉक्यूमेंट पढ़ते कैसे हैं, बिकॉज एक एक वर्ड पढ़ने से तो फिर आजकल तो उबासी आने लग जाती है। सर मैं भी बहुत सोया हूँ लाइफ में। अच्छा, ओके, ऐसा नहीं ठीक सोया। है, सोना ठीक है, वो चलता है। ठीक है, ओके। ये आजकल आदत नहीं है ना बुक पढ़ने की इतनी। हाँ हमारी आदत नहीं तो है। आर यू फेसिंग दैट प्रॉब्लम योरसेल्फ आल्सो? मैं तो बहुत पढ़ता हूँ सर, मेरा टारगेट है। मैं बहुत फास्ट रीडर हूँ। अच्छा, तो आपको अगर 10 पेज पढ़ने में 1 घंटा लगता है तो मैं 1 घंटे में 50 पेज पढ़ सकता हूँ। आई एम वेरी फास्ट रीडर। बिकॉज आदत है वैसी। हाँ, तो उस हिसाब से ट्रेन करा अपने आप को। तो मेरा आज भी है कि मैं एक दिन के 200 पेज तो पढ़ता ही पढ़ता हूँ। एनी हाउ 200-300 पेज मिनिमम पढ़ता हूँ। वो कुछ भी पढ़ूँ, इट मे नॉट बी ओनली एनुअल रिपोर्ट, इट मे बी अदर डॉक्यूमेंट्स एज वेल, बट इतना तो मैं पढ़ता ही हूँ। 200 पेज एक दिन में, मिनिमम। मतलब लिटरली एक बुक को आप खत्म कर सकते हैं 2-3 दिन के अंदर में। हाँ, मुझे वॉरेन बफेट साहब की याद आ गई, वो भी उसी पेस में शायद ऐसा ही करते हैं वो भी। बहुत सही है सर, डरना नहीं है दोस्तों। देखिए बहुत सारी बातें होंगी ऐसी जो आपको लगेगा ये मेरे बस का नहीं है, बट हमारे बस में सब कुछ है, खाली हमको इंटेंशन। सर डिसिप्लिन वाली बात है, बस की बात नहीं है। अगर आपका पैसा है, अगर आपको लगता है कि यार मेरा पैसा है डूब गया तो फर्क नहीं पड़ता तो ठीक है। तो अगर आपको दुख होता है और आप चाहते हो कि आपका पैसा नहीं डूबे तो आप पढ़िए। आप ब्रोकर की रिपोर्ट भी पढ़ते हो, आप इतने सारे ब्लॉग पढ़ते हो, इतने सारे फोरम पढ़ते हो, तो थोड़ा टाइम उधर भी दे दीजिए। पढ़ने का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है ना, पढ़ना तो पड़ेगा अगर बड़ा पैसा शेयर बाजार से बनाना है तो। कोई शॉर्टकट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं सर जी। तो हमारे लिए क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स जो बोलते हैं। हर बड़ा एक वर्ड है, हर कोई बोलता है क्वालिटी ऑफ अर्निंग इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। अरे क्वालिटी ऑफ अर्निंग होती क्या है, ये एब्रिविएशन एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। और आपका अगर कॉन्सेंट्रेट पोर्टफोलियो तो उसको कितना लॉस कर सकता है, मैसिव लॉस हो सकता है, हो सकता है, मैसिव रेपुटेशन लॉस हो सकता है इंस्टीट्यूशन के लिए, एक म्यूचुअल फंड के लिए। अगर आप सोचिए एक म्यूचुअल फंड है जिसने किसी कंपनी में पैसा लगाया, उसके पोर्टफोलियो का छोटा सा पोर्शन होगा, 0.01% होगा, और वो कंपनी में फ्रॉड हो गया, तो आज उसकी रेपुटेशन पर भी कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है। डेफिनेटली। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। सो फॉरेंसिक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, नंबर्स और नैरेटिव, मार्केट में स्टोरी क्या चल रही है और वो नंबर्स के साथ में टैली हो रही है। ओके, ये पूरा फॉरेंसिक है। सो जब हम लोग किसी फंड में से मिलते हैं, एफआई से मिलते हैं, तो क्या होता है कि इंडिया इज अ मार्केट ऑफ नैरेटिव्स। होता कुछ नहीं है, सिर्फ नैरेटिव स्टोरी बिक्री है। ऐसे कॉमन परसेप्शन है गए, ये बहुत बड़ा परसेप्शन है। काफ़ी कुछ चेंज भी हुआ है लास्ट 10 साल में, बट मेजर परसेप्शन ये है कि इंडिया में स्टोरी बहुत बिकती है, होता कुछ नहीं है। सो इसलिए नंबर्स और नैरेटिव को दोनों को टाई करना इंपॉर्टेंट है। सो बट आप मुझसे बोलोगे कि आप सब कुछ टैली करने जाओगे तो नितिन सर हमारे पास तो स्टॉक ही नहीं बचेंगे मार्केट में, 6,000 स्टॉक है। सो ऐसा नहीं है। सो आपके पास में 6,000 में से आई गेस अगर आप प्रॉपरली नंबर नैरेटिव को फिक्स करोगे तो आई गेस फिर भी 1000 स्टॉक ही निकल देंगे बाहर, बाकी स्टॉक के पोर्टफोलियो फिट हो जाएंगे। अच्छा, विथ रिस्क अवर्सनेस और रिस्क कितना लोगे आप उससे अलग अलग कैटेगरी में, राइट। अच्छा, सो अगर मैं बोलूँगा कि आप कंपनी को 3 बकेट में डिवाइड करो, रेड बकेट, ये कंपनी लेना ही नहीं कभी लाइफ में, एक होगा ग्रे बकेट
कंफ्यूजन है या थोड़ा बहुत गड़बड़ है, बट ठीक है। एक होता है ग्रीन बकेट, इस कंपनी में कोई टेंशन नहीं है। सो सबसे ज़्यादा कंपनी वो ग्रे बकेट में है। 90% ऑफ कंपनीज जो होगी है ग्रे बकेट में आएगी, बाकी 10% कंपनी ग्रीन और रेड में होगी। सो 90% ऑफ आपके पास में यूनिवर्स है, तो डरिए मत, आपके पास में बहुत बड़ा यूनिवर्स है जहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। सही है। सो कैसे चेंज होता है चीज़ें? सो जैसे 2008 के पहले था, सब लोग बोलते थे P&L देखो, प्रॉफिट देखो, बाकी क्या देखना है, क्यों बैलेंस शीट देखना है, सब मोह माया है। फिर 2008 के बाद का टाइम आया जब मार्केट ने क्राइसिस देखा। सो बैलेंस शीट भी इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो बिल्कुल मिस मत करना, कैश फ्लो को पकड़ के रखना। कैश फ्लो नहीं बना रही है तो बॉस फ्री कैश फ्लो तो देखना ही है मुझे कंपनीज को, अदरवाइज इन्वेस्ट नहीं करूँगा। तो आप देखते हो बहुत सारे लोग डालते हैं कि लास्ट 10 साल में इसने फ्री कैश फ्लो नहीं बनाया। सो दिस इज हाउ द स्टोरी चेंज। मार्केट में ये सब चीज़ें नैरेटिव चेंज होते रहते हैं। फिर बट आपको कोई डे वन से नहीं बता रहा कि पूरा क्या देखना है, क्योंकि आपने 2008 के बाद में फ्री कैश फ्लो और बैलेंस शीट हो गई, पर P&L छोड़ दिया आपने। उसके पहले आपसे P&L को पकड़ के बैठे थे और बैलेंस शीट छोड़ दी थी आपने। पर आपको तीनों चीज देखनी जरूरी है। सो अब प्रमोटर भी स्मार्ट हो गए। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि पहले जो था वो डेस्कटॉप पे बैठ के आप रिसर्च कर सकते थे इजीली, आज के टाइम पे आप वो नहीं कर सकते। प्रमोटर स्मार्ट हो गए, तो आपको एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको थोड़ा ग्राउंड रिसर्च भी करना पड़ेगा, या इंडस्ट्री में लोगों से बात करके समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ये बिजनेस जेन्युइन है या ऐसा कुछ होता है नहीं होता है। सो प्रमोटर क्या गेम खेलते हैं, वो हमेशा एक नैरेटिव लेके आते हैं कि आप देखो पेनिट्रेशन लेवल यूएस का देखो, चाइना का देखो, इंडिया में भी ये हो जाएगा। बहुत सारी रिपोर्ट में भी होता है। अब आप बोल रहे हो ठीक है, जैसे शूज़ में होता है कि शूज़ में वहाँ पे तो एक आदमी 5 जोड़ी जूते खरीदता है, इंडिया में तो एक ही खरीदता है। तो इंडिया में शूज़ के ऊपर बहुत बड़ी दिल्ली आने वाली है। सर आपका कल्चर डिफरेंट है, दोनों कल्चर अलग है। तो आप यूएस की चीज़ों को इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, इंडिया की चीज़ों को यूएस में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो कल्चरली डिफरेंस बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो जो स्टोर नैरेटिव बिकता है कि ग्लोबल इंडिया, इंडिया ग्लोबल, मैं उस पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। बहुत कम चीज़ होगी जहाँ पे वो नैरेटिव प्ले कर सकता है, बट नॉर्मली वो प्ले नहीं करता है। प्रमोटर वर्सेस एनालिस्ट, प्रमोटर एनालिस्ट कुछ लिखेगा तो प्रमोटर उसका रिपिटल देगा, उसको बोलेगा इसको समझ नहीं आ रहा है, इसमें अकाउंटिंग सेंटर। तो एक कंपनी पे हमने लिखा था रिपोर्ट। सो कंपनी के मैनेजमेंट से जब कुछ किसी ने क्वेश्चन पूछा रिपोर्ट पे, बिकॉज हम लोग तो मैनेजमेंट से बात नहीं करते हैं, तो प्रमोटर का जवाब था कि हाँ हमको पता है कि एनालिस्ट ने रिपोर्ट लिखी है, बड़ा दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि उस एनालिस्ट को कुछ समझ नहीं आता है। अच्छा यार आप मुझे जाने बिना कैसे बोल सकते हो मुझे कुछ समझ नहीं आता है? मेरी आप और उन्होंने तो मेरी रिपोर्ट भी नहीं पढ़ी, आपने सिर्फ इंडेक्स देख के बोला कि इसको कुछ समझ नहीं आता है, या आपने कुछ कहानी सुनी मार्केट में जो स्टोरी बिकती है नैरेटिव कि नितिन ने शायद ये अपनी रिपोर्ट में बोला है तो मैं इस चीज़ का रिपीट करूँ कि ऐसा होता है। अरे आपने रिपोर्ट ही नहीं पढ़ी तो आप कैसे बोलोगे कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? तो इनफैक्ट मेरे पास तो प्रमोटर भी आपको करता है, एनालिस्ट भी करता है। तो मेरे पास एक एनालिस्ट का भी मेल आया एक रिपोर्ट पे, उसने मेरी पूरी रिपोर्ट का रिपीटल मुझे मेल करा। अच्छा। सो मैंने उसको सिर्फ एक ही रिप्लाई करा, मैंने उसको शेयर एक भेजा था। सो बोला लिफाफा देख के मजनून भापने की नाकाम कोशिश, बिकॉज आपने मेरा इंडेक्स पढ़ा, आपने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, और इंडेक्स के बेसिस पे आपने परसेप्शन बनाया कि इसकी रिपोर्ट में शायद ये लिखा होगा, इसका रिपोर्ट ये है, ये है। आप सर पूरा पढ़ो ना। सो फाइट दोनों का है, इन प्रमोटर से भी है और एनालिस्ट से भी है। सो वो वहाँ पे बहुत बड़ा गेम हो जाता है। तो अब जैसे बहुत सारे प्रमोटर होते हैं, जब आप कॉन कॉल पे होता है तो आप उससे पूछोगे सर ऐसा कैसे हो गया, बोलेगा ये सर ये इन डेज की चीज़ें हैं, IFRS में ऐसा होता है। अरे IFRS में होता है, बता दो ना सर जो होता है, आप नहीं बताते हो, आप अपने हिसाब से लगे बस आप बोल दोगे, आपको बहाना मिल गया IFRS में ऐसा होता है। अगर आप सच में होता है तो आप बता दो ना, बताने प्रॉब्लम क्या है, या आपने कोई चीज़ नहीं छुपानी क्यों है आपको कोई भी चीज़? आप इतने ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट हो तो सामने बोलता ना जो भी रीज़न था उसका। सो आई गेस वो एक है। प्रमोटर जो है वो तो अपना बिजनेस के लिए बायस थे, वो तो अपना स्टॉक के लिए बायस्ड हो गए, बट एनालिस्ट जो है वो एक ओपिनियन बनाता है उस स्टॉक पे। उन दोनों में ज़्यादा बायस्ड कौन होता है, प्रमोटर की एनालिस्ट? एनालिस्ट, क्योंकि मेरे देखा अगर किसी एनालिस्ट का कोई टॉपिक है ना, तो वो जो आपको बोलते पर्सनल अटैचमेंट, ये मेरा टॉपिक है। सो वो बायसेंस प्रमोटर के बायसेंस से ज़्यादा होता है। शायद वो कितनी बार प्रमोटर को नंबर देता है कि आपके नंबर ऐसे आएंगे, प्रमोटर को भी नहीं पता होता बेचारे को। अच्छा। हाँ, मतलब मैंने देखा है प्रमोटर्स जनरली जो है आजकल के खैर डिफरेंट हो गए होंगे, बट वो ज़्यादा रियलिस्टिक लोग होते हैं,
कुछ मैंने इन दिनों इंटरव्यूज़ देखा टीवी पे कि प्रमोटर बोल रहा है कॉन्स्टेंटली कि ये साल खराब रहेगा। हाँ, तो आजकल टीवी एंकर भी तो एनालिस्ट ही है सारे ना, सब तो, एंकर, हाँ, सब तो वो लोग बोल रहे थे कि नहीं आप फिर से सोचिए। एनालिस्ट। बोला मैं खराब बोल रहा हूँ भाई, खराब ही होगा। बोला सर इस साल अब नेक्स्ट ईयर का बता दीजिए कि नेक्स्ट ईयर ठीक हो सकता है क्या। वो प्रमोटर बोल रहा है फिर कि नेक्स्ट ईयर भी खराब ही रहने के चांस। बेसिकली दे आर ट्राइंग टू गेट इट आउट फ्रॉम द प्रमोटर और फीडिंग इट टू द प्रमोटर कि आप पॉजिटिव बात बोल दीजिए, बोल थोड़ा दीजिए, सा। आप नेगेटिव मत बोलिए, मार्केट को पसंद नहीं आएगा। हाँ, So, बहुत जेन्युइन प्रमोटर थे वो। कौन सी कंपनी, HEG के शायद वो आए थे टीवी पे आज या कल आए थे। वो कांस्टेंट बोल रहे खराब ही जाएगा भैया, नहीं है मार्केट। हाँ, बट वो है ना कि हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, और यार हमारा पैसा लगा हुआ है तो हमको लगता है नहीं यार अच्छा बोल दे बस। स्टॉक कल 10% डाउन होना चाहिए, इसकी ये बोलेगा तो समझ जाएगा, स्टॉक अच्छा बोल देगा तो stock नहीं गिरेगा। So, I guess वो माइंडसेट काफ़ी, वो ये ना आपके बायसेस बहुत सारे हैं, ये सब बायसेस आपके जो हैं, इसलिए तो आपकी सब चीज़ें हो रही है। बट इज इट गिविंग अ गुड आइडिया अबाउट द प्रमोटर कि यार वो बंदा जेन्युइनली बोलना चाह रहा है कि चीज़ें खराब है। अगर प्रमोटर एडमिट कर रहा है, ऐसी मैं तो ऐसे प्रमोटर भी देखा है जिन्होंने अपनी एडमिट करी मिस्टेक्स की, स्ट्रेटेजिकल ब्लंडर करा है मैंने। हाँ, सो एक आदमी एरोगेंट है जो बोल रहा है मैंने लाइफ में कुछ गलत नहीं करा, सब अच्छा करा है, उसको ज़्यादा बेटर मानोगे जो एडमिट कर रहा है कि भैया मैंने गलती करी, ठीक है, मैं रियलाइज़ करा कि गलती हुई है मुझसे, बट अब आगे से नहीं हुई, हाँ, तो उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करोगे, यू विल गिव सेकंड चांस टू हिम। सही है। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, जो आप क्रिटिकल रेशियोज होते हैं, जो आपको हर एक गुरु या कोई हर एक आदमी होता है जो आपको एक रेशियो सिखाता है। सो जैसे मैं बात करता हूँ कि यार EBITDA टू कैश फ्लो रेशियो देखो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशियो देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं ROCE देखो इसका, बहुत सारे बोलते हैं ROE देखो इसका, या डेट इक्विटी देखो। सो अब प्रमोटर अगर रेशियो चेंज कर देगा तो आप क्या करोगे, फिर तो आप पकड़ ही पाओगे, सब अच्छा लगेगा आपको। सो मैं यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल की बात करेंगे जहाँ पे आपको दिख कुछ हो रहा है बट हो कुछ हो रहा है। आपको ऊपर से दिख रहा है कि दुनिया में इससे अच्छी कोई कंपनी पैदा ही नहीं हुई है, ये बेस्ट कंपनी है, हिंदुस्तान की नहीं ग्लोबली बेस्ट कंपनी है, बट एक्चुअली ऐसा है ही नहीं। अगर आप नंबर्स को एडजस्ट करोगे तो रियलिटी कुछ और ही है। सो उनके ऊपर ही कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर बात करते हैं। सो जो हम लोग बोल रहे थे कि आप हर कोई बोलता है CFO टू पोस्ट टैक्स EBITDA देखो, ROE देखो, ROIC देखो, कैश फ्लो यील्ड देखो, तो प्रमोटर बोलेगा मैं नंबर ही, अगर हेडलाइन नंबर ही चेंज कर दूंगा तो फिर क्या देखोगे आप। ये इमेज कहाँ से मिला आपको, बहुत सही। सो रियलिटी है लाइफ की, एंड आई गेस यही फाइट है प्रमोटर्स एंड इन्वेस्टर के बीच में। एंड आजकल प्रमोटर बहुत स्मार्ट हो गए हैं, तो दे नो मार्केट को क्या चाहिए। पहले प्रमोटर्स जो होते थे उनको मार्केट का समय नहीं था, आज के प्रमोटर को मार्केट का समय हमसे ज़्यादा है। तो उनको पता है कि ये एनालिस्ट है, अगर नितिन है तो नितिन क्या देखेगा, मोटा मोटी रेशियो उनको पता है। सो नंबर उस से बनाते हैं। हर प्रमोटर के पीछे कोई ना कोई मेंटोर है उसका जो गाइड कर रहा है, स्टॉक मार्केट मेंटोर। डेफिनेटली। मैंने देखा अभी एक कंपनी है ब्राइटकॉम बोल के, हाँ, वो हर स्कैनर में टॉप में आती है कंपनी। फंडामेंटली इतना अच्छा सजा हुआ उसका डेटा, और उन्होंने क्या कि एक दो बड़े इन्वेस्टर्स को भी अभी प्राइवेट प्लेसमेंट कर दिया। ओके। तो पिक्टोरियली कितना अच्छा लग रहा है, फिनेंशियल्स भी बहुत अच्छे कर दिए, बड़े इन्वेस्टर्स का नाम भी डाल दिया, ताकि वो, मतलब मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, मेरे पीछे मत पड़ जाइए। बट आई एम सेइंग कि मुझे नहीं पता है कंपनी अच्छा कर रही है बुरा कर रही है, बट आई एम सेइंग कि सजा हुआ बहुत अच्छा है, वही लेकिन स्टॉक प्राइस गिरता है तो बहुत जोर से गिरता है उसका। वही है, नैरेटिव स्टोरी बेच रहे हो आप मार्केट में स्टोरी बेच रहे हो, और आप सजाओगे चीज़ों को, वैसे पैकेजिंग करोगे, आपको लगेगा बॉस ये इससे अच्छी कंपनी दुनिया में पैदा ही नहीं हुई। सो वही है कि बट वो कंपनी सच में अच्छी है या ख़राब है हमको नहीं पता है, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आप थोड़ा फोरम से हटिए, टीवी चैनल से थोड़ा दूर रहिए, और थोड़ा सा एनुअल रिपोर्ट पे ध्यान दीजिए और नंबर्स पे ध्यान दीजिए। नंबर्स क्या है, आपको स्क्रीनर से सारे नंबर देख के आपने बोला एनालिसिस हो गया, नहीं होता है। आप एनुअल रिपोर्ट में जाके उसकी शेड्यूल देखिए, क्या है अंदर, क्या चल रहा है, बाहर तो अच्छा है, अंदर क्या हुआ। सो वही सब एग्जाम्पल की हम लोग बात करेंगे जी। राइट। सो क्रिटिकल रेशियो के इंग्रेडिएंट 3 होते हैं। आपका नेट प्रॉफिट हो गया जो P&L से आ गया, असेट्स एंड लायबिलिटी हो गई जो बैलेंस शीट है, एंड आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ये 3 स्टेटमेंट ही सब कुछ होते हैं जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और यही 3 चीज़ें हर कोई एनालिस्ट देखता है, हर इन्वेस्टर देखता है, हर प्रमोटर भी इसी पे कॉन्सेंट्रेट करता है। सो शुरुआत करते हैं P&L से, P&L में कैसे फजिंग होती है, नंबर्स कैसे चेंज होते हैं और नैरेटिव कैसे चेंज होता है। सो ये कंपनी थी, इसने अगर आप इसकी देखो
कंप्यूटर पर एम्प्लॉय जो कॉस्ट थी वो 19,000 रुपये थी ओके 20 में, जो बढ़ के आपकी 41 हो गई 22 में। ये कंपनी टेक ड्रिवन प्लेटफॉर्म चलाती है। अब सर 19,000 रुपये में कौन सा कंप्यूटर आता है? मेरे एक छोटी सी कंपनी होके भी मेरे पास में जो है कंप्यूटर कॉस्ट वो 60,000 रुपये की है। इतनी बड़ी कंपनी जो टेक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एटलीस्ट इनके 400-500 कंप्यूटर तो मिनिमम होंगे, वो 19,000 में क्या होता है? मैथ्स आपका ऐड ही नहीं कर रहा है, बट आपने कभी वो ट्राई नहीं करा, आपने कभी देखा ही नहीं कि एटलीस्ट चलो मैं देख लेता हूँ कि यार कंप्यूटर पर एम्प्लॉय क्या है, कॉस्ट कितना आ रहा है। बट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैसे पता लगेगा? एनुअल रिपोर्ट में दे रहा है वो अलाउ तो कंपल्सरी है क्या? देते बहुत सारी कंपनी देती है। अच्छा मैंडेटरी नहीं है? मैंडेटरी नहीं है बट voluntary? देखिए अभी तो मैंडेटरी भी हो गया बिकॉज आपको मीडियम सैलरी वगैरह देनी पड़ती है आपको, अच्छा वहाँ पे आप सब बात करते हो उसकी। अच्छा अच्छा अब इस कंपनी में एक और चीज़ हुई थी, सो अगर आप इसका सॉफ्टवेयर, अब इस टेक बेस्ड कंपनी है, हाँ सो मैं ये कंपनी कंपेयर कर रहा हूँ एक दूसरे पीयर कंपनी से ठीक है जो इंडिया में ही है, सेम बिजनेस में है, सेम टेक्नोलॉजी अलग अलग हो सकती है बट एक ही फील्ड में काम करते हैं। तो उसकी कंप्यूटर पर एम्प्लॉय कॉस्ट इज क्वाइट हाई, हाँ। बोला 3 लाख है। तो हाँ प्रमोटर बोलता है वो एप्पल यूज़ करता है, एप्पल भी यूज़ करता है तो भाई तुम देसी कंप्यूटर थोड़ा यूज़ करोगे, हाँ तुम भी HP का यूज़ करोगे या किसी का डेल का यूज़ करोगे, तो आपकी कॉस्ट इतनी कम नहीं हो सकती। हाँ फिर आपका टेक प्लेटफॉर्म है, पर उसके बाद में आपकी जो कॉस्ट है सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की हाँ एज अ परसेंट ऑफ रेवेन्यू आपकी सिर्फ 0.2% है, दूसरी कंपनी की 25% है। कैसे पॉसिबल है? तो इसमें हुआ क्या कि कंपनी ने अपनी जब कॉस्ट इंकर करी सॉफ्टवेयर बनाने की, उसने कैपिटलाइज ही नहीं करा। ओके उसने कैपिटलाइज नहीं करा तो एक्सपेंसेस में ले लिया, तो आपके जब कंपनी अनलिस्टेड थी उस टाइम को लॉसेस दिखे, तो आपने बोला स्टार्टअप में लॉस होगा, कैश बर्न हो रहा है, बराबर है पर एक्चुअली वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उसने जो अपना राइट ऑफ कर दिया बुक्स से। ओके इसके लिए अब आपको ग्रेजुअली नंबर कम दिख रहे हैं, ओके उसका हिट कम आ रहा है। ओके सो इसके लिए आपका मैथ्स कभी टैली नहीं होगा। सो अगर आप बोलोगे कि मेरी कंपनी जो है उस कंपनी से अच्छी है, कैसे अच्छी है? अगर कंपेरेबल ही नहीं है, उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी अलग है, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी अलग है, तो मैं कैसे बोलूँगा आप अच्छे हो? राइट सो दोनों को मुझे एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा, Right. फिर देखना पड़ेगा कि दोनों को मैं कंपेरेबल है या नहीं है, अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है। राइट राइट सो ये अकाउंटिंग का पॉलिसी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है पीयर के साथ में, कि वो क्या फॉलो कर रहा है और आप क्या फॉलो कर रहे हैं, तभी आप बोल सकते हो ना कि वो कंपनी अच्छी है बुरी है। सो वो कोई नहीं पढ़ता है। तो ये अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो है कि मैं खर्चा में दिखा दिया या मैं कैपिटलाइज कर दिया, ये कोई स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ है? ये इसमें अभी ROC ने अलाउ कर रखा है कि तुमको जैसे, या कंपनीज एक्ट ने अलाउ कर रखा है कि तुमको जैसे करना है वैसे कर दो? स्टैंडर्डाइज है बट स्टार्टअप में बहुत सारे में होता है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने देखा है हाँ कि वो लोग जब डेवलपमेंट करते हैं तो उनको विजिबिलिटी नहीं होती है, तो वो एक्सपेंसेस राइट ऑफ करते आते हैं, एक्सपेंस आउट करते आते हैं, राइट। वो कैपिटलाइज नहीं करते हैं। जैसे बायजूस के अंदर में अभी कुछ दिन पहले आया था कि उन लोगों ने कैपिटलाइजेशन कर रखा था, हाँ उन्होंने कुछ खर्चे जो कैपिटलाइज नहीं होने चाहिए थे उन्होंने कर रखा था, करेक्ट। तो वो अंडर रिपोर्टिंग करते थे लॉस। लेकिन अभी जो ऑडिटर है जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया, आई थिंक याद नहीं आ रहा कौन सा था, उन्होंने बोला कि ये तो खर्चे आपके कैपिटलाइज होने नहीं चाहिए थे, करेक्ट ये तो अभी निकालिए आप, तो उनका अचानक से एक साल लॉस बहुत ज़्यादा दिखने लग गया। राइट। तो ये कैपिटलाइजेशन, खर्चा कैपिटलाइजेशन करने के अंदर में है, पावर है कि Power है। मैनेजमेंट कुछ कर सकता है इसमें। अपने नंबर आप सबसे दिखा सकते हो, हाँ आप मैनेज कर सकते हो, तो आपको लगेगा सब अच्छा है, कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है, हाँ। टर्न अराउंड हो गया कंपनी का, हाँ अब यहाँ से स्टोरी चलेगी, शेयर चलेगा, मेरा पैसा बन जाएगा, पर एक्चुअली उसने अकाउंटिंग पॉलिसी में खेल के अपनी कॉस्ट कम कर दी, वो इरोजन कर लिया। तो कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर आप चेंज करते हैं तो वो एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ता है। हाँ कंपलसरी है, आपको दिखाना ही पड़ेगा वो। अकाउंटिंग पॉलिसी वाला सेक्शन में दिख जाता कौन है एनुअल रिपोर्ट में? कोई नहीं आता, इट्स सच अ बोरिंग सेक्शन, वहाँ पर पढ़ना, उसको समझना बोरिंग है। सो आई नो बिकॉज 90% तो कंपनीज की जो अकाउंटिंग पॉलिसी होती है वो एक दूसरे से कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट होती है, वेरी स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स। बट वही है ना सर, गोल्ड माइन कहाँ मिलेगी? सो मतलब उसके एग्जाम्पल आपको बहुत सारे दे सकता हूँ मैं आपको, मतलब मैंने जो लाइफ में देखे हैं। सो जब हम लोग यूनिटेक की अकाउंटिंग पॉलिसी कर रहे थे, तो पढ़ रहे थे, तो एक बड़ी मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी तो नहीं पहुँचे, वहाँ सब कुछ बढ़िया लिखा था, हाँ जैसा होता है वैसा ही लिखा था, पर फिर मेरी नज़र गई उसके प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस पे। रियल एस्टेट कंपनीज के अंदर उस टाइम पे अकाउंटिंग पॉलिसी होती थी, उसमें आपका लैंड बैंक होता था और प्रोजेक्ट जो होते थे उसका कैपिटलाइज उसका POCM पे करते थे पहले, तो PIP आपका बहुत बड़ा कंपोनेंट होता था किसी भी रियल एस्टेट कंपनी में। सर मैंने PIP देखा तो उसमें एक आइटम आया प्रॉफिट, प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस तो इन्वेंट्री हो गया, इन्वेंट्री में प्रॉफिट कैसे होता है? इन्वेंट्री तो कॉस्ट पे होती है,
तब मैंने उसकी अकाउंटिंग एंट्री समझी कि अच्छा बना क्या रहा है ये। हाँ, एंड उस टाइम आपको वैल्यूएशन जो मिलता है वो आपको प्रोजेक्ट आपके कितनी इन्वेंट्री पड़ी उसके बेसिस पे आपको वैल्यूएशन मिलता है। तो इसलिए मैंने वैल्यूएशन इंक्रीज कर दिया उसमें प्रॉफिट दिखा दिखा के, जबकि प्रॉफिट तो वहाँ पे कंपनी आना ही नहीं चाहिए आपका। सेम वे मनपसंद में हुआ था। तो मनपसंद की एनुअल रिपोर्ट बहुत सारी होगी, मैंने जब रिपोर्ट लिखी थी तो सबसे बड़ा जो मेरा पॉइंट था उसके अंदर वो एक ही था कि इसने जीएसटी का फ्रॉड करा है या जीएसटी कुछ गड़बड़ है। दिस इज व्हाट आई हाईलाइटेड। सो उसमें एक छोटी सी इसने चीज़ करी थी जो आप कोई नहीं पढ़ता है, आप रेवेन्यू पढ़ते हो, आपको पता कंपनी का रेवेन्यू था, रेवेन्यू का शेड्यूल कोई पढ़ता है। रेवेन्यू के शेड्यूल में उसने लिखा था रेवेन्यू ब्रैकेट में लिखा था इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड। ओके, रेवेन्यू में स्टॉक इन ट्रेड कैसे क्या कर रहा है? हाँ वो तो राइट साइड में नहीं, रेवेन्यू अलग होता है, स्टॉक इन ट्रेड अलग अलग होता है। उसने रेवेन्यू में डाल दिया उसको। रेवेन्यू इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड। तो क्या होता है जब जीएसटी का स्ट्रक्चर होता है तो आप ब्रांच सेल करते हैं, डिपो सेल करते हैं, तो ट्रांसफर के अंदर आपको नहीं लगता है, तो उसने वहाँ पे अपना डिपो सेल कर करके ही अपना रेवेन्यू दिखा रखा था, जबकि वो एक्चुअली आपका रेवेन्यू था ही नहीं, और वो पूरा सर्कमवेंट करना था आपको जीएसटी को। तो आपने वो सिस्टम फॉलो करा, इसमें आपको इन्वेस्टर को आपको रेवेन्यू भी अच्छा दिख रहा है, वो जीएसटी भी सर्कमवेंट हो रहा है मेरा, बिकॉज डिपो ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर पर जीएसटी नहीं लगता है। ओह, डिपो ट्रांसफर में जीएसटी नहीं लगता? नहीं लगता है। अच्छा अच्छा, अभी भी नहीं लगता है? हाँ, ब्रांच में बिकॉज मैं अपने आप को भेज रहा हूँ ना। हाँ, मैं डीलर को बेचूंगा तो मुझे जीएसटी लगेगा। मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर सब स्टेट का अलग अलग है। हाँ, बट मेरे को जीएसटी ट्रांसफर पे नहीं लगता है। नहीं, अगर मैं अपने आप को ट्रांसफर करूंगा तो मुझे जीएसटी नहीं लगेगा। पर आपकी इधर सेल्स दिख रही है तो आप खुश हो कि मुझे रेवेन्यू दिख रहा है भैया, अच्छा है। समझ गया। सो ये अब आप बताओ इसके लिए मैं कौन सा मतलब इसके लिए शॉर्टकट क्या हो सकता है? इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं ना। आपने अगर एक एक चीज़ पढ़ी होती तो आपको आपका दिमाग में क्लिक होता है ये कैसे आया, रेवेन्यू के अंदर स्टॉक इन ट्रेड कैसे हो सकता है। अच्छा, उन्होंने लिख दिया ये बात, सपोज अब वो नहीं भी लिखते तो क्या होता? नहीं लिखते तो शायद मुझे नहीं पकड़ में आता ऑब्वियसली। हाँ, तो अब वो हो सकता है दैट इज लाइक अ नेक्स्ट लेवल ऑफ फ्रॉड, कि भाई मैंने झूठ को किसी तरीके से वर्णन ही नहीं किया, मेंशन ही नहीं किया। एक होता है ना कैमोफ्लेज कर देना चीज़ों को, वो होता है सर। बट उसमें क्या होता है, ऑडिटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हाँ, ऑडिटर अगर ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहा है तो वो अपने हाथ बचा के रखेगा, तो कहीं ना कहीं वो एक जगह छोड़ देगा जहाँ से आप अगर दोगे तो अपना बचा लेगा, कल से कुछ हो गया तो। अच्छा, भैया मैंने तो लिखा था, अभी इस कंपनी ने ऐसा नहीं करा तो मैं क्या करूँ। और खासकर ये सत्यम के बाद में ऑडिटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना बढ़ गया है Correct. कि ये लोग नहीं साइन करना चाहते। नहीं साइन करते ऑडिटर, कोई भी बिना देखे एनुअल रिपोर्ट साइन नहीं करेगा, ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करेगा, और वो कंपनी हमेशा सेफ प्ले करेगा। उसको पता है चीज़ें घुमाने कैसे है, बट उसको अपने हाथ बचा के करना है काम। हाँ, तो वो कंपनी को दिखाएगा, तरीका बता देगा, ऐसे करोगे तो मेरी ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन में नहीं आएगा, और आपका काम भी हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। लेकिन वो हिंट छोड़ के जाएगा। हिंट तो छोड़ेगा, वो हिंट तो छोड़ेगा। अब अपने ऊपर है कि अपने कैसे कैप्चर करें। करेक्ट, तो वही आपको पूरा पढ़ना है उसके लिए कुछ। तो सेकंड चीज़ थी हमारी ब्यूटी ऑफ डेफर्ड टैक्स असेट्स। अब ये ऐसा टाइप डेफर्ड टैक्स असेट्स, जैसे लोग डेफर्ड टैक्स देते हैं लोग डर जाते हैं, ये क्या है भैया, मुझे समझ नहीं आता है। हाँ हाँ, सर बड़ा सिंपल सा फंडा है। आपकी कंपनी के हिसाब से टैक्स अलग होता है और इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स अलग होता है। दोनों के बीच में जो मिसमैच होगा, अगर आपकी कंपनी में अपने टैक्स कम आ रहा है और इनकम टैक्स आपने ज़्यादा भरा है तो आपको वो असेट होगी आपके लिए। करेक्ट। उल्टा होगा तो लाइबिलिटी हो जाएगी। करेक्ट। सिंपल सा फंडा है, उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और नॉर्मली ये होता है 90% डेप्रिसिएशन होता है। अगर लॉस हुआ पास्ट में तो होता है, या कुछ आइटम डिसअलाउड हुई है इनकम टैक्स के अंदर तो आपका क्रिएट होगा, तो ये नॉर्मल चीज़ होती है। अब इसमें एक बड़ा ग्रे एरिया है जो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में नहीं होता, बट डेफर्ड टैक्स असेट्स में होता है, जो लोग नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं। सो डेफर्ड टैक्स असेट्स आप जब भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो जब आपको वर्चुअल सर्टेनिटी है कि वो फ्यूचर में रिकवर हो जाएगा। ओके। तो आपकी कोई सब्सिडी है जो लॉस कमा रही है, आप उसके ऊपर लॉस के ऊपर DTA नहीं बना सकते जब तक आपको श्योरिटी नहीं है कि ये मेरा नेक्स्ट 2-3 साल में रिवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे जिस ये थिन लाइन है, यहाँ पे प्रमोटर को मिल जाता है अपना गेम खेलने का कि मुझे प्रॉफिट दिखाना है। अब प्रॉफिट तो नहीं आ रहा है मेरा, EPS मुझे टारगेट देना है, तो मैं क्या करूँगा, बाकी सब तो ठीक है, मैं यार एक काम करता हूँ टैक्स में खेल लेता हूँ। सो इस कंपनी में क्या हुआ था, तो इसका अगर देखो आप कि पैट इसका 21 में नेगेटिव था, 22 में नेगेटिव था, 23 में सडनली पॉजिटिव हो गया एंड 200% जंप। सारा मतलब 45 करोड़ का नेगेटिव था और 42 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो ऐसा क्या हो गया? तो इसका डेफर्ड टैक्स एक्सपेंसेस देखोगे आप तो वहाँ पे आपको दिखता है यहाँ पे 70 करीब मोटामोटी 8 करोड़ रुपए आपका एक्सपेंसेस था, और यहाँ पे आपका 51 करोड़ रुपए प्रॉफिट हो गया, लॉस उसका
DTA क्रिएट कर दिया आपने। और अगर मैं इसको एक्स डेफिनेट एक्सरसाइज करूंगा तो मेरा पेट कुछ ऐसा दिखता है जो हमेशा नेगेटिव। इंप्रूवमेंट आया है नो डाउट, बट अभी भी लॉस में हो आप। और इस कंपनी के अंदर इसलिए इंपॉर्टेंट था बिकॉज वो जो सब्सिडरी थी वो प्रॉफिटेबल थी, प्रॉफिटेबल हो चुकी थी, पर मैंने पास्ट में DTA रिकॉग्नाइज नहीं करा। एंड सडनली जिस ईयर में मेरा परफॉर्मेंस मुझे अच्छा दिखाना है, अपना शेयर प्राइस अच्छा करना है, मार्केट को स्टोरी बेचनी है, उस दिन में जाके अपना DTA रिकॉग्नाइज कर लूँगा। तो आपने इस साल का एनुअल रिपोर्ट देखा, बोला ठीक है DTA रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है सर आपके लॉसेस थे आपने कर लिया, बट आप उस परफॉर्मेंस भी तो देखो उसका कि DTA रिकॉग्नाइज करने का पीछे रैशनल क्या था। तो उसको वो DTA 3 साल पहले रिकॉग्नाइज करना था, तो बट उसने आज करा। सो इसको जो आप बोलते हैं टैक्स आर्बिट्राज जो प्ले करते हैं बुक्स के अंदर, टैक्स आर्बिट्राज नॉट उस सेंस में, बट वो काफ़ी सारी कंपनीज करती हैं। ये कंसेप्ट यूएस में काफ़ी प्रेवलेंट था, तो हम लोगों ने काफ़ी कंपनीज थी। अगर इबिक्स का एनुअल रिपोर्ट खोल के देखो तो उसका प्रॉफिट इससे आता है। सो हमेशा वो टैक्स के अंदर ट्रीटमेंट करता रहता है, जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें प्ले करता रहता है वो। सो इसलिए वही है, हम जैजी आइटम देख के या बड़ा आइटम देख के हम डर जाते हैं कि अरे ये हमको नहीं देखना, हमें ये समझ नहीं आता है। आपको सिंप्लीफाई करके देख लो होता क्या है आइटम और क्यों रिकॉग्नाइज हुआ। आपने सब्सिडी के फाइनेंशियल को दिखते ही हैं, आप एनुअल रिपोर्ट में जाओ, बट आप मेन कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में वो टेबल तो देता ही है जहाँ पे सब्सिडी की डिटेल देता है, कितना प्रॉफिट कमाया क्या कमाया आपको पता है। आप उसने रिकॉर्ड पहले क्यों नहीं करा और अब करा, तो आप उससे मैनेजमेंट से पूछ सकते हो। जब कौशिक के साथ मैंने रिकॉर्ड किया था तो उसने एक्सेल शीट बनाया था, एनुअल रिपोर्ट से वो डेटा डाल के एक्सेल शीट में एंट्री करता है। तो मैंने पूछा कि आप ये टूल्स वगैरह नहीं यूज़ करते हैं जहाँ से ऑटो, बोला नहीं मैं कोई भी टूल ट्रस्ट नहीं करता हूँ, मेरे को एनुअल रिपोर्ट पे भरोसा है और वहाँ से मैं खुद डेटा डाउनलोड करके अपने हिसाब से टेम्पलेट रेडी करता हूँ। तो आप भी कुछ ऐसे ही करते हैं? हमने टूल बनाया है इंटरनली, ऑटोमेटेड टूल बनाया है। अच्छा। बट उसकी एक्यूरेसी 70% है। अच्छा। एक्यूरेसी इन द सेंस वो हमको ये बता देता है कहाँ पढ़ना है, अच्छा, क्या देखना है मुझे, कहाँ ज़्यादा फोकस करना है। अच्छा। क्योंकि हर एक डेटाबेस प्रोवाइडर के क्लासिफिकेशन अलग होते हैं, तो इसके लिए वो डेटा सैनिटी नहीं आ पाती है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता है। सो वो कितनी बार क्लासिफिकेशन एक्चुअली एनुअल रिपोर्ट से अलग होते हैं। सो इसलिए एनुअल रिपोर्ट पढ़ना कंपल्सरी होता है। इसलिए हम लोग जब रिपोर्ट लिखते हैं तो उसमें रियल नंबर ही यूज़ करते हैं जो एनुअल रिपोर्ट से नंबर पंच इन करे होते हैं। बट हम लोगों ने मॉडल बनाया उसके लिए हमको, सो दैट हमारा थोड़ा काम फास्ट हो सके और हमारे लिए हमें पता हो कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है, या जहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है कहाँ पे। सो ये 2 एग्जाम्पल थे जहाँ पे P&L का लिखा है। अब हम लोग बैलेंस शीट पे आते हैं कि बैलेंस शीट में क्या होता है। सो आपकी एक कंपनी थी, शूज़ वाली कंपनी थी, जिसका 2-3 साल पहले IPO आया था। सो जब मैं उसका DRHP पढ़ रहा था तो वो कंपनी ने बोला मेरा ROC सबसे अच्छा है। यार बाटा ये सब तो बेवकूफ़ है, ये छोटा सा कंपनी होकर इसका ROC सबसे अच्छा है और बाटा इतने साल से काम कर रहा है, इतना अच्छा काम कर रहा है, उसका ROC खराब है, रिलैक्सो का खराब है, कुछ तो अलग है कंपनी। सो इन लोगों ने क्या करा, सो जब DRHP पढ़ा तो हमने ये कैसे हुआ ये आइटम। सो हम लोग उन्होंने क्या करा कि प्रमोटर ग्रुप कंपनी थी, उसका एक्विजिशन हुआ पास्ट में। अब एक्विजिशन होता है तो 2 चीज़ें होती है, अगर आपने डिस्काउंट पे खरीदा होगा तो कैपिटल रिजर्व आता है, अगर आपने प्रीमियम पे खरीदा होगा तो गुडविल आता है। बराबर है। ये 2 चीज़ हमको सिखाई गई है और नॉर्मली अकाउंटिंग वैसी होती है। पर इन डेज में एक छोटी सी लाइन लिखी है जहाँ पे आपको एक लीवे मिल जाता है, जहाँ पे उसको आप गुडविल रिकॉग्नाइज नहीं करते हुए नेगेटिव रिजर्व क्रिएट कर सकते हो। अब ये भाई साहब लोग क्या स्मार्ट हैं, तो वो लोग क्या लिखते हैं कैपिटल रिजर्व लिखेंगे, तो आप जैसे कैपिटल रिजर्व पढ़ोगे आप अमाउंट देखोगे नहीं। एंड एक कंपनी तो जो है निफ्टी 50 की कंपनी, केमिकल कंपनी है, फर्टिलाइजर कंपनी, वो तो उससे भी स्मार्ट है। उसने तो नेगेटिव कैपिटल रिजर्व नहीं लिखा, कैपिटल रिजर्व लिखा ही नहीं, उसने तो बोला माइनॉरिटी इंटरेस्ट रिजर्व और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रिजर्व। हम लोग माइनॉरिटी रिजर्व है यार, इसको क्या देखना है। पर किसी ने ये नहीं देखा कि वो अमाउंट नेगेटिव था। तो उससे क्या हो गया कि आपका नेटवर्थ कम हो गया, नेटवर्थ आर्टिफिशियली कम हो गया, तो आपका ROC बढ़ गया। आप उसको एडजस्ट करोगे तो उसका जो ROC था वो बाटा से भी खराब था, वो रिलैक्सो से भी खराब था। बट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में माइनस कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लिखा है इन कंपनियों ने, आजकल बहुत सारी कंपनी लिखने लगी है। अभी रिसेंटली फार्मा कंपनी का भी IPO आया था, उसने भी यही करा था। हम लोग तो कभी ध्यान ही नहीं देते बात हुई कि फिगर में माइनस भी होगा, और तो माइनस होगा भी तो दिखेगा ही नहीं कि माइनस है। सो इसलिए आप स्क्रीन से डेटा ले रहे हो ना, आप एनुअल रिपोर्ट का डेटा नहीं पढ़ रहे हो। एनुअल रिपोर्ट का डेटा पढ़ोगे तो आपका रिजर्व का शेड्यूल देखोगे तो आपको मिलेगा उसमें एक रिजर्व जो है वो नेगेटिव है। अच्छा। जो नेगेटिव रिजर्व है वही सब गेम हो रहा है,
उसको एडजस्ट कर दो आप सोचो कि चलो ये गुडविल में होता, ये नेगेटिव नहीं होता, तो मेरा ROCE क्या होता या ROE क्या होता, आपका सब कुछ चेंज हो गया। अब इस कंपनी के अंदर देखो आप, इसके अंदर इसका जो ROE है रिपोर्टेड है 25% है, इसको एडजस्ट कर दूंगा 17% हो जाएगा, 8% से ओवर स्टेटेड है। पहले ठीक था, हाँ वो फिर ये अकाउंटिंग एंट्री जो हुई वो 18 में हुई ना सर, उसके बाद से काम वो 16 में हुई, अकाउंटिंग एंट्री जो हुई 16 में हुई। 16 से काम चालू किया है सर। क्योंकि क्यों किया है सर? लिस्टिंग करनी थी, अच्छा दिखाना था सब। अच्छा। तो जनरली होता है कि लिस्टिंग के टाइम पे ना लास्ट 2-3 साल में फाइनेंशियल्स अलग तरीके से दिखने लग जाते हैं। अलग दिखते हैं हमेशा, होता है। और एक कंपनी में तो था जो स्टैंडर्ड कंपनी थी, रनिंग है, जो निफ्टी 50 का भी पार्ट है, उन्होंने करा, बट उनको बिकॉज प्रेशर था स्ट्रीट को था, ROE दिखाओ, ROE दिखाओ, ROE दिखाओ, तो दिखा दिया ROE हमने। अब आपने तो ये देखा ही नहीं कभी ROE कहाँ से आया, कैसे हुआ। एक जो हमारा था डेप्रिसिएशन पॉलिसी चेंज कर देते हैं लोग, वो चेंज कर देते हैं, वो ठीक है, बट हम लोग कभी कंपेयर करके देखते हैं क्या कि इसने जो चेंज करा है प्रॉपर कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, पीयर के साथ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इतना डिस्क्लोजर तो नहीं मिलता है डिस्क्लोजर होता है कि पहले पीयर क्या के साथ, था, अभी क्या था। हाँ वो बोलता है ना, वो प्रॉपर डिस्क्लोजर होता है, ऑडिटर का कमेंट होता है कि अगर ये इसने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं करी होती तो प्रॉफिट इतना होता। अच्छा। वो आपको क्लियरली बोलता है, बट वो पेन आपको लेना पड़ेगा पढ़ने का थोड़ा सा। तो इन्होंने जो 8 साल में अमोटाइज करते थे एसेट्स को, उन्होंने 4 साल में कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी को अमोटाइजेशन पीरियड। आपका अमोटाइजेशन पीरियड कम हो गया तो आपका इनिशियल ईयर में प्रॉफिट कम हो जाएगा, बिकॉज डेप्रिसिएशन चार्ज आ जाएगा। ओके। पर आप सिर्फ देखते हो शॉर्ट टर्म का, प्रमोटर सोचता है लॉन्ग टर्म का। आपका 4 साल में डिप्रिशिएट हो गया, आपका प्रॉफिट कम दिखा, पर आपका नेटवर्थ कम हो गया। नेटवर्थ कम हो गया तो आपका ROE बढ़ गया, ROCE बढ़ गया, एवरीथिंग लुक्स रोजी, आप भी खुश, इन्वेस्टर भी खुश, मार्केट भी खुश। एंड सडनली एक दिन रियलाइज होगा जब नॉर्मलाइज हो जाएगा, इसका ROE तो डिप होने लग गया, फिर आप बोलोगे यार कैसा क्या हो गया जो ROE डिप हो रहा है। पर पहले आपने एडजस्ट ही नहीं करा उस ROE को, अगर पहले ही एडजस्ट कर लेते तो आज आपको सोचना नहीं पड़ता ये चीज़। तो जब भी किसी भी तरह का ऐसा चेंज होता है तो जो नंबर है ROE ROCE वगैरह जो भी मेजर नंबर्स है उनमें उस साल कोई मेजर चेंज आएगा ही। हाँ, या ऐसा भी होता है कि लास्ट ईयर का मेंटेन करना था, नॉर्मल अगर करते तो कम प्लस होता, तो मेंटेन करने के लिए फिर थोड़ा अकाउंटिंग जगलरी करके नंबर मेंटेन हो गया। पॉसिबल है सर, पॉसिबल। पकड़े कैसे नंबर? मतलब ऊपरी लेवल के नंबर देखने की आदत है, नीचे के लेवल के नंबर देखने की आदत नहीं सर, अगर आप नॉर्मली पकड़ोगे तो आपको वेरिएशन मिल जाएगा नंबर में। जैसे आप आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जब मैं चेक करता हूँ तो हम लोग कैसे करते हैं कि एक रेशो आपको स्टैंडर्ड रेशो है। हाँ। रेशो मेरे पास भी नया कोई नहीं है, हाँ। मैं कोई नया रेशो बना नहीं सकता। हाँ बराबर है। जो रेशो उसी में खेलना है। हाँ। बस रेशो को चेक करो। आप चेक कैसे करें? दूसरे रेशो से। अच्छा। तो जैसे अब आप देखते हो ROCE कंपनी का, तो पहली बात तो मैं हमेशा डेटा देता हूँ, मैं 10 साल का डेटा देखता हूँ, 10 साल का ROCE ट्रेंड क्या है। हाँ। अब ROCE अच्छा है कंपनी का, ROCE बढ़ता है, तो इसका मतलब कंपनी अच्छा पैसा कमा रही है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा आ रहा है, करेक्ट। अब उसको आप देखो कि इसका 10 साल में फ्री कैश फ्लो बनाया नहीं बनाया। और वो फ्री कैश फ्लो आप वैसा मत देखो कि आप नॉर्मली जब फ्री कैश फ्लो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो लेते हैं, उसमें से हम कैपेक्स और इंटरेस्ट मैनेज करते हैं। हाँ। मैं उसमें से एक और चीज़ मैनेज करता हूँ, एक्विजिशन ऑफ सब्सिडीज। अच्छा। या आपने कोई कंपनी एक्वायर करी तो उसको भी मैनेज करता हूँ, बिकॉज वो भी एक टाइप से कैपेक्स ही आपने रेवेन्यू बाई आउट करा है, प्रॉफिट बाई आउट करा है। बरोबर है। तो उसको मैनेज करके देखूंगा और फिर देखूंगा कि अगर मैं 10 साल में पैसा वहाँ बनाया नहीं बनाया, तो जो कंपनी जो मैंने पकड़ी थी वो कंपनी ऐसे ही पकड़ी थी, तो सबको अच्छा लग रहा था ROCE बढ़ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, बोले यार ROCE बढ़ रहा है पर इसका कैश फ्लो तो बन ही नहीं रहा है, तो चक्कर क्या है। तो मैंने खुद ने 4 बजे मैंने पढ़ी, मैंने जब इतना पढ़ता हूँ, चौथी बार में पकड़ में आया वो कि ये, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी देखा ही नहीं था कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रिजर्व या माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है। मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। मतलब मैंने अपनी लाइफ में कम से कम 1000 कंपनियां तो पढ़ी होगी, इंडिया और US और ग्लोबली मिला के। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा आइटम देखा था, तो मेरी आपको से भी मिस हो गया था। बट चौथी बार जब पढ़ा तो समझ में आया कि हाँ ये चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए सब कुछ चेंज हुआ है। इसके लिए इसका ROCE अच्छा दिख रहा है, बट फ्री कैश फ्लो नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब लास्ट 10 साल का फ्री कैश फ्लो को समीशन करो। हाँ, और उसको कंपेयर करो किससे? एबिटा से करो कि ROCE देखो ना आप, ROCE कैसा मूव हो रहा है। तो ROCE अगर बढ़ते जा रहा है, तो ROCE आपका जब भी बढ़ेगा जब आपका फ्री कैश फ्लो बनता रहेगा। अब उसमें एक छोटे मोटे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे कि लेट्स से उसने लास्ट 2 साल पहले ही कोई बड़ा एक्विजिशन करा या बड़ा कैपेक्स करा, तो आपको वो एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। रीजन बिंग कि आपका अगर उसने कैपेक्स करा है तो उसका रिजल्ट 2-3 साल में आता है, तो वो रेवेन्यू में भी शायद प्रॉफिट में नहीं दिखेगा, अभी आपको 2-3 साल बाद दिखेगा। एक दो केस स्टडी लेंगे तो और समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट। हाँ, सो
एक हमारा लीज अकाउंटिंग भी होता है बहुत सारा भी, राइट? हाँ, सो लीज अकाउंटिंग में आजकल बहुत लोग खेलने लगे हैं, प्रमोटर्स जो स्मार्ट होते हैं कंपनीज। हाँ, सो आइडियली आपका लीज अकाउंटिंग होता है, फिर वही होता है कि हम IFRS है यार, हम लोग कौन पढ़ेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हमको नहीं समझ आता है। हाँ, सर अल्टीमेटली हुआ क्या लीज अकाउंटिंग में, पहले आप लीज ऑपरेटिंग लीज पे कोई चीज लेते थे, लॉन्ग टर्म ऑपरेटिंग लीज होती थी, तो आपका बुक्स में एक्सपेंस आता था, ऑपरेटिंग लीज का एक्सपेंस आया था बुक्स में, हाँ, जो आपका P&L में आता था, EBITDA में से माइनस होता था, राइट? अब क्या हो रहा है, अब उसके लिए एक एसेट बना देते हो, एसेट बना देते हो, सामने क्या आएगा, एसेट बनाओगे तो आपका एक यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज आ जाएगा जो बिलो EBITDA होगा। करेक्ट। सेकंड आपका होगा उसके अंदर कि एक लाइब्रेरी बनाओगे, बिकॉज आपको पैसा भी पे करना है, लाइब्रेरी बनाओगे, लाइब्रेरी को अमोर्टाइज करोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट अल्टीमेटली तो वो लाइब्रेरी और एसेट मैच होगा कहीं ना कहीं, और लाइब्रेरी एंड एसेट एक ही डायरेक्शन में मूव होना चाहिए ग्रेजुअली। पर इस कंपनी में तो क्या हुआ था कि इसमें आपकी डायरेक्शन ही चेंज हो गई थी। ओके। तो आपका ROU बढ़ा पर आपकी लाइब्रेरी बढ़ी नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल? तो क्या किया था इन्होंने? इन्होंने अपना अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दी। इन्होंने क्या बोला, मेरा जो कंपनी का लीज होल्ड पीरियड होता है, जो डेप्रिसिएशन पॉलिसी होता है, पहले बोलता है 20 में लीज पीरियड में होता है, फिर उसने लिखा लोअर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीज पीरियड। अब यहाँ उसने नहीं बोला मैंने अकाउंट पॉलिसी चेंज करा है, पर आप जब पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा शब्दों में खेल लिया उसने, और अकाउंट पॉलिसी चेंज नहीं करा, एंड इसलिए आपके सब रेशियोज अलग दिख गए, और बैलेंस शीट में आपका बहुत बड़ा चेंज आ गया जो आप नहीं समझ पाए, और आपको लगा यार ये लीज अकाउंटिंग है, इसको छोड़ दो, मुझे समझ नहीं आता बॉस। सी अभी आप विवेक भाई, अभी आपको भी लग रहा होगा कि बहुत हेवी वाली बातें हो रही है, हाँ, पर आप सोचिए ना, अगर सडनली किसी कंपनी का 15% का ROCE बनता है, and एक साल में आपको 20% दिख जाएगा, तो आपके दिमाग में कुछ डाउट आएगा, क्या हुआ? हाँ, आप 2-3 चीजें निकाल के देख लो कि क्यों हुआ। बरोबर है। आप उसको कॉम्प्लिकेट करके सोचोगे, आप मतलब वो शब्दों में जाओगे, ROU क्या होता है या ये होता है, तो आप घूम जाओगे। तो चलिए 2-3 चीज़ क्या होता है वो? 2-3 चीजें, मतलब सब मैं तो देखता हमेशा एक रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो होता है, बट वो रेशियो चेंज करते हैं तो क्या करोगे, राइट? हाँ, बस पोस्ट टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू EBITDA, ये रेशियो को मैं बहुत इंपॉर्टेंट देखता हूँ। बट नॉर्मली जब लोग देखते हैं तो 1 साल का ही देखते हैं या 2 साल का देखते हैं। मैं इसको ट्रेंड देखता हूँ लास्ट 10 ईयर्स का, कि वो ट्रेंड कैसा है, ट्रेंड में वेरिएशन कैसा हो रहा है, बिकॉज वेरिएशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे एक बिकॉज कोई भी टूल जो होता है फॉरेंसिक का, वो आपको ये नहीं बोलता है फ्रॉड है या गलत है, वो आपको इंडिकेशन देता है कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ करना है। जैसे एक रेशियो होता है जो मैं उसको बहुत यूज़ करता हूँ, वो होता है जो आपका बैंक में पैसा पड़ा है उस पर कितना यील्ड है, यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन बैंक। ये कैसे पता लगता है? बैंक बैलेंस आपको पता होता है, हाँ, इंटरेस्ट इनकम भी बताता है, हाँ, वहाँ से निकलता है। सो अब आप 90% कंपनी में ये सब बराबर होता है, पर आपको सबसे बड़ा जो फ्रॉड हुआ था जर्मनी में, वायर कार्ड, उसका मैं बोला यार फ्रॉड तो हो गया, इसको अगर मैं अपने टूल में डालता तो फ्रॉड पकड़ में आता नहीं आता। उसका जो यील्ड था इट वाज लोअर देन 1%। अच्छा, लोअर देन 1% है, वहाँ पे तो 5% का रेट चल रहा है, तो उसने FD में डाला होता तो 5% नहीं बना, 4% तो बना था, तो 1% ही क्यों दिख रहा है? सो मतलब इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, वो बैंक डिपॉजिट ही नहीं है, वो बैंक डिपॉजिट फ्रॉड था, अल्टीमेटली वो फ्रॉड ही वही हुआ। सो आप देखोगे बहुत सारी कंपनीज में जहाँ पे ये होता है, जहाँ पे यील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, बैंक बैलेंस बहुत कम होता है, वहाँ पे जो पैसा होता है वो होता ही नहीं है, और वो पैसा हमेशा आपको दिखेगा सब्सिडीज में होगा जो फॉरेन में पड़ी होगी, कोई मॉरिशस में होगी, कोई इसलिए ऑफ में होगी, जो टैक्स हेवन होता है ना वहाँ पे सब्सिडीज होगी जो उसका ट्रेस नहीं कर सकते उसको, वहाँ पैसा पड़ा होगा। और आप देखोगे यार ये बॉस कैश तो पड़ा है बुक्स में, इतना अच्छा बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, पर एक्चुअली अगर बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, कैश पड़ा हुआ, तो उस पर यील्ड तो कमाओगे आप, और आपको रियलिस्टिक रेट देखना पड़ेगा कि रियलिस्टिक रेट के चल रहा है उस टाइम पे। इंटरेस्ट इनकम कहाँ दिखता है फिर? वो अदर इनकम? P&L, हाँ, अदर इनकम आएगा वो। हेलो सर। यस सर, जैसा अभी आपने बात किया OCF टू EBITDA के बारे में, तो मैं भी ये रेशियो बहुत देखता हूँ, एंड इस रेशियो को अक्रॉस इंडस्ट्रीज़ कैसे समझे। फॉर एग्जांपल लेट्स से एग्रो केमिकल स्पेस में अगर देखें तो जनरली पूरा इंडस्ट्री का कैश कन्वर्जन बहुत ख़राब रहता है, तो यहाँ पे देखना बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं होगा। तो अदर ऐसा कुछ मेट्रिक है या कोई परसेंटेज है जो अलग अलग इंडस्ट्री में इतना % हो तो इट्स अ रेड फ्लैग, इतना % हो तो
एक्सेप्टेबल है. लाइक IT में CFO to EBITDA conversion will be more than 100%, करेक्ट. तो ऐसा कुछ, और मैन्युफैक्चरिंग में ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है. तो कितना % मिनिमम होने से इट्स गुड, इससे ज़्यादा नीचे हो गया तो विल कंसिडर एज अ रेड फ्लैग. सो वही मैं बोल रहा था कि आप अगर उसको रेड फ्लैग देखोगे, सो आप अगर 1 साल का डेटा देखोगे तो आपको सही पिक्चर नहीं देगा वो. आपको डेटा लॉन्ग टर्म में देखना पड़ेगा. ठीक है. सो आइडियल जो रेशियो होता है उसमें 20% से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए. सो इधर इट्स 80% और इधर इट्स 120%, उस रेंज में है तो ठीक है. अब आप जैसे UPL का एग्जांपल ले लो. सो UPL में एक साल में वो 50% होता है, दूसरे साल में 150% रहता है, पर दोनों साल को आप मिलाओगे बिकॉज इट्स सीजनल बिजनेस. एब्सोल्युटली. क्रॉप हार्वेस्टिंग के हिसाब से चलता है. करेक्ट. तो 2 साल को करोगे तो आपका 2 साल का क्यूमुलेटिव आके वो 100% हो जाता है और वो 80 to 120% रेंज में आता है. तो इट्स ओके, बिकॉज सिक्लिकल बिजनेस है तो आपको साइकिल में देखना पड़ेगा, उस साइकिल में कैसा मूव हुआ है. तो पूरे साल का क्यूमुलेटिव लेना पड़ेगा आपको, तो ही आप कंक्लूजन में पहुंचोगे. तो इसलिए 1 साल का मत देखो आप उसको लॉन्गर टर्म में देखो एंड वो साइकिल में कहाँ एडजस्ट हो रहा है. सो बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट टू दिस. ये रेशियो ऐसा ही है और इंडस्ट्री वाइज अलग अलग नहीं कर सकते आप. तो हर इंडस्ट्री का सेम ही होता है बिकॉज आप EBITDA वही होगा जब आप कमा रहे हो, एंड मोटा मोटी आपका EBITDA का हाई क्वालिटी जब भी होगा जब वो कैश में घर पे आएगा. अगर नहीं आया तो फिर वो क्वालिटी खराब है उसका EBITDA का. एंड सर सेकेंड क्वेश्चन ये है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जिसने लास्ट 10-15 ईयर्स में कई बार केपेक्स किया हुआ है, काफ़ी प्लांट्स वगैरह बिल्डअप किया है, बट रिसेंटली अगर देखें तो उसने केपेक्स किया है एंड सडनली उसने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दिया है, डेप्रिसिएशन पॉलिसी चेंज कर दिया है. उसके वजह से उसके मार्जिन्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं. तो हाउ वुड यू टेक दिस, मतलब इसका क्या, इस पे आपका क्या ओपिनियन? मैं वही देखूंगा उसमें मेन तो पीयर्स में क्या हो रहा है, उस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है. तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी जो चेंज हुई है वो क्यों हुई है, रीज़न क्या है उसका. बिकॉज यूजफुल लाइफ ऑफ असेट चेंज हुई है या इंडस्ट्री में कोई नॉर्म चेंज होगा, रेगुलेटरी. बिकॉज इफ आप रिमेंबर करो, एक हमारी आई फॉरगेट द नेम ऑफ कंपनी, उसमें हुआ था इंडस्ट्री चेंज हो गया था, टेलीकॉम ट्राई का कुछ रेगुलेशन आया था, तो सारी कंपनीज को अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी पड़ी थी. सो सडनली आपके नंबर्स अलग दिखने लग गए. सो इसलिए आपको देखना पड़ेगा. सो इसलिए पीयर कंपैरिजन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इसमें. पीयर्स के साथ में क्या है, तो अगर मैं नंबर एडजस्ट कर दूंगा, यूनिफॉर्म बनाऊंगा, तो देन मेरा वो कंपनी अच्छा कर रही है बुरा कर रही है वो मुझे समझ में आएगा. बिकॉज वो बास्केट में देखना पड़ेगा मुझे, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं देख सकता. थैंक यू सर. नेक्स्ट एग्जांपल पे देते हैं. सो अब ये शेड्यूल है जो कोई नहीं देखता सर. इस शेड्यूल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बताता हूँ. सो अभी रिक्वायरमेंट आ गई है आपकी एज पर द कंपनीज एक्ट कि जो असेट्स है वो लाइब्रेरीज है उसकी फेयर वैल्यू और कैरिंग वैल्यू दिखाओगे आप. ओके. और हमारा सर देखो, ये समझने के लिए आपको अकाउंटेंट बनने की जरूरत नहीं है. ओके. हमारा सिंपल से नॉर्मल एक एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग पॉलिसी है कि आप लाइबिलिटीज, आप हमेशा कंजर्वेटिव होते हो, लाइबिलिटी दिखाते हो. राइट. यू नो, व्हेन आप असेट को वैल्यू कम दिखा दोगे, फेयर वैल्यू से कम दिखाओगे चलेगा, बट आप लाइबिलिटीज को कभी फेयर वैल्यू से कम नहीं दिखाते. करेक्ट. ये सिंपल सा कंसेप्ट है. करेक्ट. ये टेबल कोई पढ़ता ही नहीं है. अब इस कंपनी में आप पढ़ो तो इस कंपनी का जो लाइबिलिटी है उसका वैल्यू आता है 44,400 कैरिंग वैल्यू, और फेयर वैल्यू आता है 50,000. सो आपका फेयर वैल्यू से कैरिंग वैल्यू कम कैसे हो सकता है. आप कंजर्वेटिविज्म तो फॉलो ही नहीं कर रहे हो. सो अपनी लाइब्रेरी अंडर रिपोर्ट कर रहे हो, सबको अच्छा दिख रहा है, एंड वन फाइन डे आप जब अपनी लाइब्रेरी बुक्स में आ जाएगी तो आपका कैश आउटफ्लो होगा, तब आप बोलोगे अरे यार इतना कैश आउटफ्लो हो गया, मेरे को तो पता ही नहीं था, कंपनी ने रिपोर्ट ही नहीं करा. बट कंपनी ने तो रिपोर्ट करा ना, ऑडिटर यहीं पे खेल गया ना. ऑडिटर स्मार्ट था इसलिए उसने यहाँ पर लिख दिया कि फेयर वैल्यू ज़्यादा है कैरिंग वैल्यू से. तो इसका मतलब कंपनी कंजर्वेटिव अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो नहीं कर रही है. अच्छा, ऑडिटर ने मेंशन कर दिया था. सो उसने अपने आप को बचा लिया. पर आप इन्वेस्टर, आपने एज ए इन्वेस्टर पढ़ा ही नहीं है, तो आप जो रिपोर्टेड नंबर उस पर गए और वन फाइन डे वो लाइबिलिटी आ गई, तो इसमें तो अमाउंट कम, डिफरेंस कम है, बट ये अमाउंट बड़ा भी हो सकता है. तो ये क्वेश्चन मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं पूछ सकते. बट कहाँ पूछे? आप मेल कर सकते हैं, IR से पूछ सकते हैं, कॉल होते हैं, एनालिस्ट कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल, उसमें पूछ सकते हैं, AGM में पूछ सकते हैं. तो एक आम आदमी पूछ सकता है? कॉन्फ्रेंस कॉल तो एनालिस्ट लोग पूछेगा ना, आम आदमी कैसे? आम आदमी भी आता है ना सर. बट ठीक है, बहुत सारी जगह उनको मतलब इतना टाइम नहीं होता है, बट आप IR को तो लिख ही सकते हो, मेल IR से बात कर सकते हो. आप AGM में पूछ सकते हो, AGM में भी आप क्वेश्चन भेज सकते हो. अच्छा. सो वो सब आप कर सकते हो. अब एक ये भी प्रॉब्लम है कि हमको क्वेश्चन पूछने में शर्म आती है. अच्छा. हमको लगता है अगर हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे, स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब हमको नहीं पता क्वेश्चन स्टूपिड है या नहीं है,
पर मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसके पीछे कोई वैलिड रीजन होगा तो आई साउंड स्टूपिड। यार सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, हंसेंगे कि गधा है, इसको नहीं आता है। यार पूछने में क्या शर्म नहीं आता ना बॉस। मतलब मैं कंपनी से ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, आप सोच नहीं सकते। जिस जमाने में मैं पूछता था इतने बेसिक क्वेश्चन पूछता था, बिकॉज मैं कभी नहीं चाहता था कंपनी वाले को पता पड़े कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ओह अच्छा। और हम लोग क्या होता है, हम लोग खुद ही मैनेजमेंट बन जाते हैं। आप बोलोगे ना इसमें ऐसा हुआ, तो आप कोई रेशनल लेके आ जाएगा, इसमें ऐसा हुआ होगा, इसीलिए ऐसे डाला होगा, इसलिए ऐसा डाला होगा, तो आप उसको क्यों बोल रहे हो कि रेड फ्लैग है। अरे यार आपने बुक्स बनाई है क्या? आपने बुक्स नहीं बनाई है ना, कंपनी ने बनाई है, तो लेट मैनेजमेंट आंसर इट। आप क्यों मैनेजमेंट बनना चाहते हो? तो हम लोग खुद ही मैनेजमेंट के प्रॉक्सी बन जाते हैं। हम रिफंड करने लग जाते हैं मैनेजमेंट को, नहीं उसने इसलिए करा होगा, ऐसा होगा। अच्छा। और सर देखो, जितने भी फ्रॉड्स होते हैं या अकाउंटिंग रेगुलरीज होती है, वो हमेशा रेगुलेटरी परव्यू के अंदर ही होती है 90%। सत्यम जैसे एक दो एग्जांपल होंगे जो कि जहाँ पे क्लियर फ्रॉड था। बाकी जो भी होंगे सब अकाउंटिंग पॉलिसीज को, कंपनी को ध्यान में रख के ही फ्रॉड होते हैं। आप उसे फ्रॉड नहीं बोल सकते, वो जगलेरी हो गई, आपने विंडो ड्रेसिंग कर दिया, वो होता है। तो आप एज अ सीए बोलोगे या एज आप लीगल एडवाइस लोगे तो हमेशा आपको ये सही दिखेगी, पर आपका पैसा तो लग जा रहा है ना। जब ये टाइम हम फूटते हैं तो आपका पोर्टफोलियो पे जो डेंट होता है वो आपको पता है कितना बड़ा हो सकता है। लेकिन सब बाय द टाइम ये सब पता लगता है और इसका जवाब लेके क्लैरिटी आती है, तब तो स्टॉक प्राइस, क्योंकि हमसे तो स्मार्टर कोई बंदा है ना जो ऑलरेडी ऐड कर चुका है। हाँ, मुझे हमेशा बोलता है वरिंदर, मुझे हमेशा बोलता है मार्केट इज मोर स्मार्ट देन अस। मैं इस चीज़ को एग्री नहीं करता। अच्छा। बहुत सी जगह पे मार्केट स्मार्ट है हम लोगों से, बट बहुत सी जगह पे मार्केट स्मार्ट नहीं है। मार्केट नैरेटिव को लेके भागे जा रहा है, बट वो रियल पिक्चर देख ही नहीं रहा है। तो नैरेटिव और डेटा का ऑडिट बहुत हम लोग करते हैं। नहीं करते लोग, लोग पूछते फंड मैनेजर लोग तो करेंगे, उनको तो काम ही यही है। करते होंगे। तो अभी मैं तो किसी फंड में काम नहीं करता, तो मैं कमेंट नहीं कर सकता कि वो क्या करते हैं। सो फिर भी फ्रॉड वो अपने लेवल पे करते ही होंगे। फिर भी फ्रॉड तो हुआ ही है। फंड मैनेजर लोग डाल रखे थे पैसा, फिर भी फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड तो हुआ है। हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, हमको शर्म आती है सर। कॉन्फ्रेंस कॉल चालू होता है, एनालिस्ट बोलता है या फंड मैनेजर बोलता है, सर कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स, सर आप 2 साल का क्या गाइडेंस है आपका कैपेक्स का। अरे यार तू ये पूछ रहा है, तू मुझसे पूछा ये अकाउंटिंग में क्या हुआ। रीज़न क्या है सर? एनुअल रिपोर्ट आती है बाद में, जब तक 1-2 क्वार्टर रिजल्ट आ चुके होते हैं। तो आप जी रहे हो आज में, आप बोले यार पुराना हो गया, छोड़ो ना उसको, मैं तो आज में जीऊँगा, अभी मैं क्वार्टर रिजल्ट लिखता हूँ, ये मेरे लिए सब कुछ है। तो किसी के पास टाइम ही नहीं पढ़ने का। बोले पुरानी चीज़ों को पढ़ के क्या होगा, तू गड़े मुर्दे उखाड़ेगा, उससे क्या होगा। बट 90% ऑफ केस में मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स। वो हमेशा फ्यूचर को बताती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर आपकी हिस्ट्री में ही प्रॉब्लम है, तो मेरे हिसाब से जो फ्रॉड होते हैं, 2 टाइप के फ्रॉड होते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। एक जो होता है जो पैदाइशी फ्रॉड है, उसको चीटिंग के अलावा कुछ नहीं आता है। एक होता है जिसको इन्वेस्टर फ्रॉड बनाते हैं, मार्केट फ्रॉड बनाता है। मार्केट इतना डिमांड करेगा, ग्रोथ दिखाओ, डंडा मारेगा, प्राइवेट इक्विटी वाला डंडा मारेगा, फंड मेरे बोलेंगे फ़ोन करके सारे नंबर दिखा, नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, हम तेरा माल बेच देंगे, स्टेक बेच देंगे। तो उसको मजबूर कर देते हैं फ्रॉड दिखाने के लिए। या उसको ग्रोथ की हंगर हो गई कि मुझे अब तो ग्रोथ दिखानी ही है, बस एट एनी कॉस्ट मुझे ग्रोथ दिखानी है। बाकी तो आपको 2 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी, 2 लोगों से दूर रहना है, या दूर रहना है यार, सही टाइम पे निकलना है। आपको दिखा कि ट्रिगर आ गया है, अभी साइकिल ख़राब हो रही है, आप निकल जाओ। और यही गलती बट बहुत से लोग करते भी हैं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो उनका बोलना है कि पैसा वहीं बनता है जहाँ प्रॉब्लम होती है, और उनको लगता है वो इतने स्मार्ट है कि जब प्रॉब्लम आएगी ना तो वो बाहर हो जाएंगे उसके पहले ही, और वो कभी बाहर नहीं हो पाते। 1-2 केस में बाहर होंगे, बाकी सब जगह अटक जाते हैं। बिकॉज आपके अंदर बायसेस इतनी सारी आ जाती है और लालच इतना बड़ा आ जाता है कि अरे अभी तो 2x हुआ है, 10x हो गया, अभी तो 50x हो जाएगा, 100x हो जाएगा। वो लालच कभी खत्म ही नहीं होगा आपको। अभी फ्रॉड नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। कौन सा इवेंट कौन आएगा फ्यूचर में आपको नहीं पता, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कल कौन सा ब्लैक स्वॉन इवेंट होगा आपको नहीं पता है सर। बट प्रॉब्लम तो सभी में होती है थोड़ी थोड़ी, नहीं 100% परफेक्ट कैसे हो सकता है? 100% परफेक्ट तो कोई नहीं होता सर। इसलिए मैं बोलूँ कि फॉरेंसिक को आप अकाउंटेंट के दिमाग से मत देखो, फॉरेंसिक को आप मार्केट के दिमाग से देखो। सर हिंदुस्तान में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी एक चीज़ होती है। मैं भी बिजनेस करता हूँ, मुझे पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं कितना भी एथिकल होऊंगा, अगर मुझे धंधा चलाना तो करनी पड़ेगी। तो मैं उन चीज़ों को इग्नोर कर दूंगा ना कि यार चल इतना कर रहा तो ठीक है ना। अच्छा, मतलब आटा में नमक तक ठीक है,
बट इट शुड नॉट बी तो कि मतलब मतलब बेस ही तुम्हारा फ्रॉड है। हाँ, तो अगर वो जो भी विंडो ड्रेसिंग हो रही है, तो अगर वो विंडो ड्रेसिंग हो रही है इसलिए हो रही है कि बिकॉज उसको टैक्स के इश्यूज हैं या जो भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके लिए कर रहा है, तो ठीक है ना। ओके वो अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर के अगेंस्ट कर रहा है तो प्रॉब्लम है मुझे। ओके क्या ओके शेयर होल्डर का राइट मत मारो, आप शेयर होल्डर के साथ फेयर रहो। सो मुझे याद है हम लोगों ने टाटा मोटर्स पर रिपोर्ट लिखी थी। सो 2009 में जब एक्विजिशन हुए थे JLR के, तो सम टाटा मोटर ने अपनी अकाउंट में जगड़ेरी करी थी। अच्छा जगड़ेरी करी थी, सो उन्होंने कुछ चीज़ें कैपिटलाइज कर दी थी, सीधे हिट ले लिया था अपने नेटवर्क में। सो उसका रीज़न सिंपल सा था, अगर वो नहीं करता तो उसके डेट कवर्नेंट ब्रीच हो जाते। और जो टाटा मोटर आज अब इतना दिख रहा है वो उसी टाइम पे बैंकरप्ट हो गया होता है। तो उसका जो इंटेंट था वो इंटेंट बहुत क्लियर था, अच्छा इंटेंट था। वो किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था, उसको अपने शेयर होल्डर की चिंता थी, उसको अपनी कंपनी को सर्वाइव कराना था, इसलिए उसने वो करा था। तो वो तो सर ठीक है ना, अगर आप कुछ चीज़ कर रहे हो विच इज़ इन गुड फेथ, तो उसको तो आपको क्रेडिट देना ही पड़ेगा। आप उसको नहीं बोलोगे नहीं ये तो गलत है, फिर वो मैं अकाउंटेंट वाला अगर मेरे हाथ में आ जाएगी तो फिर मैं बोलूँगा ये तो गलत है, रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग है। ऐसा नहीं होता है। सबको रियलिस्टिक वही मार्केटिंग समझ होनी चाहिए कि इसने करा है तो क्यों करा है, इंटेंट क्या है क्या नहीं। अब जैसे लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं या ऑडिटर बोलते हैं या CA बोलते हैं हमकी मटेरियलिटी कंसेप्ट कितना है, कितना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फेक है, ये इंपॉर्टेंट है। बराबर है सर मैं बोलता हूँ मटेरियलिटी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, और फ्रॉड को मटेरियलिटी। तो एक कंपनी पे मैंने रिपोर्ट लिखी थी, तो मैंने बोला यार ये प्रमोटर पैसा निकाल रहा है। बोलता है तू ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग में देखना यार कितना पैसा निकाला है इसने। 1 करोड़ रुपये निकाला ना। हाँ तो बोले तू नेगेटिव क्यों है? बोला सर मुझे नहीं पता अब नेक्स्ट ईयर कितना निकालेगा। 1 करोड़ रुपये निकाला ना, अब नेक्स्ट ईयर 100 होगा या 200 होगा या 0 हो जाएगा मुझे नहीं पता, पर अगर निकाला है तो निकाला ही है पैसा। तो आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। वहाँ पे मटेरियलिटी कैसे लगाओगे कि मेरा प्रॉफिट का तो इतना ही है या मेरे नेटवर्क का छोटा सा परसेंटेज है। वो तो एक बंदे का इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन आ गया ना। इंटेंट ही खराब है। आज नहीं पकड़ेंगे तो बाद में पकड़ेंगे, करेक्ट, बड़ा हो जाएगा। अच्छा ये प्रमोटर बोलते हैं पैसा निकालता है, ये क्या क्या तरीके होते हैं पैसा निकालने के? सब पैसे निकालने के तरीके बहुत सारे होते हैं। एक्सपेंसेस में तो ऑब्वियसली आप खेल लेते हो, हमको नहीं पता है। लेकिन आजकल GST होने के बाद भी लोग एक्सपेंस पे खेल लेते हैं। हाँ अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं कल ही बात कर रहा था अपने एक फ्रेंड से पुणे में, तो टाइल्स उसके घर में रिनोवेशन हो रहा है, तो टाइल्स वाले के पास गया था। तो मुझे बोला टाइल्स वाले के पास गया तो वहाँ पे उसके पास तो पूरा माल GST वाला आ रहा है, आगे पूरा कैश में माल बिक रहा है। तो उसको बेचारे को फर्जी इन्वाइस भेजनी पड़ती, तो वो 9% GST पे आपको बोलता है मैं आपको GST इन्वाइस चाहिए ना, मैं आपको 9% GST लगाता हूँ। अच्छा 9% में भी कर लूँगा। अच्छा वो मेरे लिए कॉस्ट ज़्यादा है। तो सब होता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इनफ ना। और रिलेटेड पार्टी हमेशा ग्रे एरिया होता है, बट उसके तरीके बदल गए। तो रिलेटेड पार्टी में पहले क्या होता था कि आप प्रमोटर ग्रुप कंपनीज को लोन देते थे, एडवांसेस देते थे। और 2008 के बाद मार्केट ने सीख लिया कि यार ये अगर प्रमोटर ग्रुप कंपनी को उसने लोन दिया है तो ये गड़बड़ है, इस कंपनी से दूर रहो, मार्केट उसको पनिश कर देगा। तो प्रमोटर स्मार्ट बन गया, मैं लोन नहीं देता, मैं सेल परचेस ट्रांजेक्शन करूंगा। अब आप बोलते हो सेल परचेस करो तो ठीक है ना, उसमें क्या गलत है? अब मैं आपको दिखाता हूँ गलत कैसे होता है। तो आपको मैंने एक फाइल शेयर करी थी, एक रिपोर्ट लिखी थी मैंने शक्ति पंप के ऊपर 2018 में। तो आपको फाइल दिखाता हूँ क्या हुआ था वहाँ पे। 2018 की रिपोर्ट है आपकी? हाँ जी सर। सो इनकी एक सब्सिडरी थी शक्ति एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को इन्होंने एक्विजिशन करा 2018 में, प्रमोटर को ने खरीद लिया इस कंपनी को। अब इसकी हिस्ट्री देखते हैं क्या हुआ था। सो पहले कंपनी थी, इसकी जो सेल आ रही थी पूरी, वो सेल शक्ति पंप को जो लिस्टेड कंपनी उसको बेच के आ रही थी। पूरा सेल परचेज वहीं से आ रहा था। हिस्ट्री में इसने लोन भी दिया दूसरी कंपनीज को। अब इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई थी, अगर आप इन रिलेटेड पार्टी कंपनीज के ट्रांजेक्शन देखो और इनके मार्जिन्स देखो, सो इनके जो मार्जिन्स थे, इन कंपनी के जो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, ओके, इनका पूरा जो बिजनेस आ रहा था वो शक्ति पंप को माल बेच के आ रहा था। ओके, तो कंपनी बनी थी, कैसे बनी थी? शक्ति पंप ने उसको लोन दिया, कंपनी ने एसेट खरीदी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बनाई, जो भी बनाया सब शक्ति पंप को बेचा। कुछ गलत नहीं है, बरोबर है। पर ये कंपनीज के जो प्रॉफिट मार्जिन होते थे, पैट मार्जिन,
वो 40-50% होते थे। बाप रे बाप। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेक्टर में कौन सी कंपनी जो 40-50% का प्रॉफिट मार्जिन कमाती है? इम्पॉसिबल। यहाँ सिंगल डिजिट मार्जिन के बांधे हैं, वहाँ पे आप 40-50% बना रहे हो, और आप 3 साल के बाद में कंपनी को खरीद लेते हो, एक्वायर कर लेते हो। भैया मैं प्रमोटर कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा, इसलिए मैं एक्वायर कर रहा हूँ ताकि मेरा प्रमोटर का, और सडनली कंपनी की सेल 0 हो जाती है। हाँ फिर एक नई कंपनी पैदा होती है, हाँ। फिर उसको लोन जाता है, फिर अपनी एसेट बनती है, फिर उसे ट्रांजेक्शन होते हैं, फिर 3 साल बाद उसको वापस खरीद लेते हैं, फिर उसका सेल 0 हो जाता है। और खरीदते क्या वैल्यूएशन पे? वैल्यूएशन नॉर्मल रहता है, तो मार्केट को बुरा ना लगे, अच्छा। मार्केट का ध्यान रखा जाता है पूरा अच्छे से। लेकिन क्योंकि प्रॉफिट इतना हाई दिखा रहे हैं तो हो सकता है मल्टीपल्स नॉर्मल हो, बट वैल्यू तो बहुत हाई हुआ। हाँ, तो प्रमोटर को बेनिफिट मिल गया। बेनिफिट मिल इसलिए आपने हायर वैल्यू पे वो कंपनी खरीद ली जो बेसिकली प्रमोटर था उसमें ओनर। करेक्ट। बट ये कंपनी सब्सिडरी है आपने बोला, या सबसे प्रमोटर कंपनी है। ओह अच्छा अच्छा, प्रमोटर। सो आप पढ़ तो रहे हो, पर आप आरपीटी में खेलोगे कैसे जब तक सो आपने क्या बोला, आपने सिर्फ अपने बैलेंस का शेड्यूल पढ़ लिया रिलेटेड पार्टी का, पर आपने उसके पीछे नहीं गए, एक स्टेप आगे जाके देखो। तो सारे डॉक्यूमेंट एक्चुअली बहुत इजीली मिलते हैं। आप इतनी सारी वेबसाइट आ गई, किसी पोर्टल पर बोलोगे मुझे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फाइनेंशियल चाहिए, आपको बहुत ईजी हो गया। बहुत इजीली मिल जाएगा। आप एक बार ग्लांस कर लो, इट टेक्स 10 मिनट्स। हाँ हाँ। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ने 15 मिनट से ऊपर नहीं लगता है, बिकॉज उसमें कुछ होता ही नहीं, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती जितनी लिस्टेड में होती है। तो उसको अगर पढ़ोगे आप तो बहुत इजीली पढ़ सकते हो उसको। आप थोड़ा सा वो पेन लोगे तो आपको पता पड़ेगा कि उसके पीछे रियल क्या है, रियल पिक्चर क्या है। सो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इनोवेशन भी हो रहा है कॉन्स्टेंटली। हाँ, तो आपको डीपली उसमें घुसना पड़ेगा। हेलो सर। तो सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि सर कोई भी चीज़ ऐसा हो सकता है कि वो ऑफ द रिकॉर्ड हो, कंपनी उसको पब्लिश ही ना करे। सो जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो, इसमें अगर कोई अगर चोर है ही, तो सर ऐसा हो सकता है कि वो ऑडिटर के साथ मिलके काफ़ी चीज़ ऑफ द रिकॉर्ड अपने छोड़ दे, जो एक एनालिस्ट या इन्वेस्टर नहीं खोज ही नहीं पाए। और एक्चुअल में उसका तो इम्पैक्ट नहीं आता बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ऐसा होता है। तो पर वो कहीं ना कहीं सर बोलते ना कि चोर अपने कहीं ना कहीं ट्रेसेस छोड़ जाता है। तो बहुत सारी कंपनीज में हुआ जहाँ पे ना उन्होंने प्रमोटर कंपनीज को बोला कि अब ये प्रमोटर नहीं है हमारे, तो डी क्लासीफाई कर देते हैं, फिर उनसे जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो आपको भी दिखेंगे नहीं। हाँ हाँ। तो वो ट्रेस कहीं ना कहीं आपको बैक हिस्ट्री में मिल जाएगा कि उसको प्रमोटर में नहीं दिखाता है। तो अभी हम लोग एक कंपनी कर रहे थे, उसमें वो बोलता है भाई मेरा प्रमोटर है, भाई की वाइफ जो है प्रमोटर में नहीं है, और उससे उसका शेयर होल्डिंग जो था वो 12% था, तो 12% से कम हो गया शेयर होल्डिंग। तो आपको दिखता है कि शेयर होल्डर्स वाइड हैं, बट एक्चुअली वो क्लोजली हेल्डी है। सो आइडियली हमको क्या करना चाहिए कि अगर प्रमोटर पता है तो ऐसे कई वेबसाइट है जो बताया था कि ये प्रमोटर और किस किस कंपनी में कितना स्टेक होल्ड कर रहा है। करेक्ट। तो सारी कंपनी का बैलेंस शीट आइडियली डाउनलोड करना है। सारी की तो नहीं पढ़ो आप, जहाँ मेजर ट्रांजेक्शन हो रहा है वहाँ पे देखो एक बार। बट वो तो रिपोर्ट ही नहीं हो रहा है। नहीं बट अगर वहाँ रिपोर्ट नहीं हो रहा तो वहाँ भी रिपोर्ट नहीं होगा, पॉसिबल है ये भी। वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वहाँ तो रिपोर्टिंग करना जरूरी उसमें भी आरपीडी होता है ना। अगर वो वहाँ भी आरपीडी में नहीं दिखाया तो फिर आप क्या करोगे? ऐसा हो सकता है वहाँ दिखा दिया यहाँ नहीं दिखाया। ऐसा भी होता है। अच्छा। सो यहाँ आपके फिगर भी मैच नहीं होते हैं। तो जब हम लोगों ने 2011 में 12 में सॉरी, जब वेरिटास के लिए रिपोर्ट निकाला डीएलएफ का, तो डीएलएफ की बुक्स में और डेल की जो बुक्स में ट्रांजेक्शन थे वो मैच नहीं हो रहे थे। तो हमारा क्वेश्चन वही था कि मैच क्यों नहीं हो रहा ट्रांजेक्शन? आप एक ही कंपनी हो, एक ही प्रमोटर की कंपनी हो, एक ही ऑडिटर है, तो दोनों ट्रांजेक्शन मैच होना चाहिए। आप बोल रहे हो मैंने इसको इतना बेचा, वो बोल रहा है मैंने तो इतना खरीदा ही नहीं। तो ये क्या जवाब है उनका फिर? जवाब तो कभी आया नहीं सर। तो और ये क्या बात हुई? हमने तो रिपोर्ट लिखी थी, तो हमारा काम नहीं, क्वेश्चन अच्छा आपने रिपोर्ट लिख दिया। हमारे इन्वेस्टर हमारे क्लाइंट पूछते हैं। बट ये कॉन कॉल के अंदर में तो पूछा जाता होगा ना ये सब प्रश्न? नहीं जरूरी नहीं है। वही जो आपने कह दिया ना कि किसी ने पेन ही नहीं लिया शायद डेल की बैलेंस शीट खोलने का और वो रिकंसाइल करने का कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन रिकंसाइल हो रहा है नहीं हो रहा है। तो बट सर आप बात सोचिए, एक रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड वाले को पैसा देता है कि तुम एक्टिवली मैनेज करेगा, तुम प्रॉपर्ली मैनेज करेगा, उसका तो दायित्व यही है ना कि तुम पेन लोगे। अगर तुमको 70-80 स्टॉक में खाली पैसा ही डाल देना है तो वो कितनी बड़ी बात है, उसमें क्या है? सो इसलिए बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो उनके पास बहुत कुछ हो रहा है, उनके पास लिमिटेशन है आई गेस। वो जानबूझ के गलत काम नहीं करते नहीं मैं बट आई गेस लिमिटेशन उनके पास ये होती है कि कभी कभी शायद वो माइंडसेट ही नहीं होता है कि इतना डीप में जाके देखें, या फिर इंफॉर्मेशन कभी ऐसी छुपाई जाती है जो कि आपको दिखेगी, कभी आपको पता ही नहीं पड़ेगा।
सो आपको एक लेयर नहीं 2-3 लेयर आगे आना पड़ेगा। इतना पेन तो बहुत मुश्किल से कोई रिटेल इन्वेस्टर भी ले सकता है, ना कोई फंड में ले सकता है। See, हमारा तो प्रोफेशन है तो हम लोग लेते हैं। हाँ सो जब हम लोग एक कंपनी अभी हमने 2020 में हमने एक रिपोर्ट करी थी कोरोना के बाद। हाँ सो उसके लिए हमने 200 सब्सिडी के फाइनेंशियल पढ़े थे, क्या बात कर 200 सब्सिडी के फाइनेंशियल पढ़े थे। वो रिपोर्ट बनाने में 6 महीना लगा था, पर मैं पेन ले सकता हूँ बिकॉज मेरा काम है वो। एंड ऑब्वियसली यू आर गेटिंग पेड फॉर दैट, राइट। जो आपका मेन है कि भाई आप बाय द वे एक मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि इनका जो रिसर्च सर्विस है वो रिटेल के लिए नहीं है, बेसिकली इंस्टीट्यूशंस इनको अपॉइंट करते हैं कंपनीज का डीप रिसर्च करने के लिए। तो ये तो अपने आप पे अब बहुत बड़ा ग्रोइंग ऑक्यूपेशन हो गया। अगर कोई यंगस्टर वो देख रहा है और एक जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहा है कि क्या बिजनेस मेरे को एक्सप्लोर करना है, तो ये तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जा रहे हैं, राइट? बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जा रहे हैं। तो फॉर एन ऑक्यूपेशन लाइक योर्स इट्स अ ग्रोइंग ऑक्यूपेशन। हाँ, इंडिया में बहुत निश है एंड अभी आई गेस बहुत नेसेंट स्टेज पे है, बिकॉज आई गेस मार्केट इतना मैच्योर नहीं है, लोगों को बुराई सुनने की अभी आदत नहीं है, सच्चाई सुनने की आदत नहीं है। सो आई गेस बट ग्रेजुअली चीज़ें इवॉल्व होगी। सो अगर मैं देखूँ जो 2007 से मेरा करियर स्टार्ट हुआ और आज जो चीज़ें हैं उसमें काफ़ी चेंजेस आए, सो मार्केट काफ़ी मैच्योर हुआ है, बट अभी भी वो लेवल पे नहीं आया है। आप देखो यूएस में तो नॉर्मली रोज कोई ना कोई किसी कंपनी पे लिखता ही है, वहाँ तो कोई नहीं बोलता है। सो यूएस इज अ बिग मार्केट, यहाँ पर एक्टिविज्म बोल लीजिए, वेस्टर्न में हाँ जो मैच्योर मार्केट है, मैच्योर मार्केट है वहाँ पर। इंडिया में इट्स अ ग्रोइंग पीस। चाइनीज पे तो कितनी रिपोर्ट है, चाइनीज कंपनीज पे तो बहुत रिपोर्ट लिखी गई है। वहाँ तो आई थिंक चाइना के तो पीछे लगे रहते सो इट वाज अ शॉर्ट सेलर पैराडाइज आई वुड से, या कि वहाँ पे रिपोर्ट लिखी गई है। तो मैंने भी लिखी है, तो ऐसा नहीं मैंने नहीं अच्छा लिखी है। अच्छा तो हम लोग फॉरेन कंपनीज की रिसर्च भी करते हैं, तो इंटरेस्टिंग। तो वहाँ पे आई गेस बट रेगुलेशन ऐसा है जो आपको प्रोटेक्ट करता है। इंडिया में रेगुलेशन ऐसा है जो आपको प्रोटेक्ट नहीं करता है। सो एज एनालिस्ट मुझे प्रोटेक्शन नहीं है, तो मुझे डर लगेगा कि कल से मेरे ऊपर लीगल रिप्लिकेशन क्या होंगे उस चीज़ के। अगर आपने डिस्क्लोजर दिया है, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक डिस्कशन है बट ज़रूरी है, मे बी सम रेगुलेटर विल आल्सो बी सीइंग दिस वीडियो। अगर आपने डिस्क्लोजर दे दिया है कि भाई मेरा कोई पोजीशन नहीं है, मैंने न्यूट्रल वे में एनालिसिस करके डाला है, तो आपके ऊपर क्या रिप्लिकेशन आएंगे? सर आई गेस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये माइंडसेट का। हमारे हिंदुस्तान में शॉर्ट मतलब फ्रॉड, और ये माइंडसेट इन्वेस्टर का नहीं है, ये माइंडसेट ऊपर से आ रहा है। सो हमको कोई मंदी करने वाला चाहिए नहीं, हमको सब तेजी करने वाले चाहिए। बुल मार्केट है इंडिया का, मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना होना चाहिए, बट क्वालिटी क्या है? इम्पोर्टेंट तो क्वालिटी है ना, बिकॉज जब वहाँ पे जब कंपनीज बर्स्ट होती है, फ्रॉड निकलते हैं, तो फंसने वाला रिटेल इन्वेस्टर ही होता है। बिकॉज अगर फंड मेरे के पास में कोई फंड होगा, उसके पास होगा, या कोई बड़ा इन्वेस्टर होगा उसके पास होगा, उसके पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज होगा? बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं होगा, तो उसको ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग में उसको इतना बड़ा लॉस नहीं होगा। पर एज अ रिटेल शेयर होल्डर आपको तो बहुत बड़ा लॉस होगा ना। बट वो माइंडसेट ही नहीं है रेगुलेटर का। सो जब आर रेगुलेशन बना भी था, तो मैंने उस टाइम सेबी को लिखा भी था, बोला आप हमको परव्यू में ला रहे हो, आई एम मोर देन हैप्पी। मैं अभी भी रेगुलेटेड हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सेबी से कोई कंप्लेन नहीं है, बट मैं जो सच लिखता हूँ फिर मुझे प्रोटेक्शन क्या है? और मैं अगर लिखा और वो हुआ, तो आपने उस कंपनी के लिए क्या करा? आपने 50,000 की पेनल्टी लगा दी, उससे क्या होता है? वो भी कभी आपको कुछ मिल गया तो, पर उस रिपोर्ट फिर आप क्या कर रहे हो? अगर रिपोर्ट मार्केट में आ रही है ऐसे क्रिटिकल रिपोर्ट, तो आप भी कुछ एक्शन लो रेगुलेटर के लिए। आप कंपनीज क्यों करते हो इतना लिबरल क्यों हो वहाँ पे? मेरी रिपोर्ट गलत होगी तो आप तो मुझे टांग दोगे, भैया इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल। पर मेरी रिपोर्ट सही हुई तो कंपनी पे तो कुछ नहीं है। इनफैक्ट हम लोग स्टॉकेज के अंदर में इतना डेटा कैप्चर करते हैं और इतना गलत रिपोर्टिंग होता है, इंडिया में कोई लॉ ही नहीं है जो गलत रिपोर्टिंग पे बड़ा पेनल्टी दे कंपनीज पे। क्यों नहीं लॉ है, आरओसी पे भी है, एमसीए भी है इसमें। उस पे क्या लॉ है सर? एमसीए में गलत रिपोर्टिंग करके इफ यू आर वायलेटिंग एनी लॉ, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड, तो लॉ वायलेशन ऑफ लॉ ही हो गया ना सर। हाँ, बट रिपोर्टेशन कुछ नहीं है। कंपनीज तो रिपोर्टेशन हो सकता है ना, रेगुलेटर को चाहिए, वो बॉडीज को चाहिए कि वो एक्ट करे, पर वो किसी को पड़ी ही नहीं है उतना। वही अब सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप बोलने के लिए बोलते हो कि 90% ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर लूज देयर मनी इनटू ऑप्शंस एंड डेरिवेटिव्स। तो आप बड़ी सिंपैथी गेन कर रहे हो। अरे ये भी तो बताओ कि कितने रिटेल शेयर होल्डर का नुकसान हुआ फ्रॉड कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके, और उस कंपनी के हिसाब में क्या करा? आपने सिर्फ एक सत्यम का एग्जांपल लेके बोल दिया हमने इसको जेल में डाल दिया। अरे बाकी भी तो घूम रहे हैं, उनका क्या हुआ? वहाँ तो कोई नहीं बोल रहा है कुछ भी। अमन पसंद में जीएसटी का फ्रॉड हुआ तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने उस पर एक्शन लिया,
बट बीइंग सेबी और रेगुलेटर आपने क्या करा? या आप बोलोगे 2 साल के लिए मार्केट से बाहर कर दिया। अरे 2 साल के लिए मार्केट से बाहर कर दिया, आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। हाँ सो यूके में हाँ सो एक वहाँ पे एक फंड मैनेजर था, वेरी बिग फर्म, आई टॉप 10 में से एक था, उसका CIO फंड मैनेजर था। सो वहाँ पे क्या ट्यूब चलती है अपनी, तो वो गांव में रहते थे, गांव से वो मतलब हमारे लिए गांव है, बट वो कंट्री साइड रहते थे, कंट्री साइड से वो आता था, ट्यूब से आता था। तो उसको दिमाग तो होती है आदमी में, बोला यहाँ पे TC चेक ही नहीं करता है। तो उसने पास बनवाया ना, वो आधा ही पास बनवाया। अच्छा सो ऐसे करके वो 5-10 साल तक ट्रेवल कर रहा था, किसी ने नहीं रोका। एक दिन वो पकड़ा गया तो कोर्ट में केस हो गया। आपको पता रेगुलेटर ने, वहाँ के रेगुलेटर ने उसको लाइफ टाइम के लिए बाहर कर दिया, मार्केट से बैन कर दिया। उसने बोला अगर तुम ट्रेन का टिकट प्रॉपर नहीं दे सकते हो, तुम अपने इन्वेस्टर का पैसा कैसे प्रॉपर्ली मैनेज करोगे? मतलब स्टॉक मार्केट से बाहर हो गया। रेगुलेटर बोला एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अगर आप अपना ट्रेन का टिकट भी नहीं दे सकते हो, तो शेयर होल्डर के फंड की क्या गारंटी है, या इन्वेस्टर के फंड की क्या गारंटी है कि उसका पैसा प्रॉपर्ली मैनेज करोगे, उसमें कोई गलत नहीं करोगे? तो ये रेगुलेटर होता है जिसका डर होता है। आज वही फ्रॉड अगर ACC US में हो जाएगा तो ACC क्या करेगा? ACC के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं और बहुत सारे उसके प्रोविजंस हैं जहाँ पे वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं कंपनीज के खिलाफ। सही है। ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक डिस्कशन हो गया, बट आई थिंक जरूरी था बीच बीच में। हाँ नहीं तो जरूर सर। अब एक और आइटम है सर, मैंने एक बिग ऑडिटर मैंने चीज़ देखी है। हाँ 90% तो कंपनीज के अंदर जो कैश बैलेंस होता है ना, वो बैलेंसिंग फिगर होता है ट्रायल बैलेंस में। आप बिलीव नहीं करोगे, बट ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। और कैश ऐसा कंपोनेंट है, मैंने तो हम लोग जब ऑडिट कर रहे थे तो एक फ्रॉड हुआ था, वहाँ पे ₹1 का डिफरेंस आया था। एंड नॉर्मली होता है कि मर्टलिटी है, छोड़ दो ₹1 का। और मेरे बॉस ने मुझे सिखाया अगर बैलेंस शीट में, ट्रायल बैलेंस में 10 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है तो टेंशन नहीं है, पर ₹1 का डिफरेंस आ रहा है तो टेंशन है। बिकॉज 10 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है मतलब कोई एक एंट्री रॉन्ग पास हो गई है, राइट। पर अगर ₹1 का डिफरेंस है तो वो ₹1 का डिफरेंस मतलब कुछ भी बड़ा फ्रॉड हो सकता है। वो हुआ था, वो बाद में पकड़ा गया था। अच्छा सो हम लोग ये देखते ही नहीं है। अब यहाँ पे है, अब ये इस कंपनी के बारे में लोग बड़े बड़े लोगों ने बोला है इस कंपनी के साथ बहुत कैश है, बहुत अच्छी असेट है, दिस वन ऑफ द बेस्ट बाय। तो मुझे उस दिन में, और किस्मत से उस दिन में कलकत्ता में था। सो मेरे पास फ़ोन आया कि यार ये कंपनी बहुत अच्छी है और मार्केट में नेगेटिविटी चल रही है, अभी मुझे इस कंपनी पे अपने इन्वेस्टर को बोला कि बाय रिपोर्ट कर देनी है, तो तू मुझे इसका फॉरेंसिक करके दे। तो बोला सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको आधी घंटा है मेरे पास, आधे घंटे में आपको जो मुझे समझ में आता है दे देता हूँ। तो जब मैं उसकी बैलेंस शीट खोली तो बोला क्या देख रहे हो सारा? बोला इसमें इन्वेस्ट मत करो। बोले क्यों? इसमें 8,000 करोड़ का कैश है। बोला कहाँ है? बोले सर कैश है 8,000 करोड़ का। तो बोला सर मेरे साथ से नहीं है। बोलते यार ऑडिटेड बुक से यार कैश कैसे नहीं बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है। ऑडिटर ने साइन करा 8,000 करोड़ का कैश। बोला सर पढ़ो। तो हमने ये शेड्यूल देखा, इसमें 8,600 करोड़ का कैश दिखता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। करेक्ट। इसमें नीचे एक स्टार लिखा है इंक्लूडिंग चेक्स रियलाइज सब्सिक्वेंट टू द बैलेंस शीट डेट ऑफ 7,800 करोड़। सर आज के टाइम में 7,800 करोड़ के चेक 31 मार्च में मिला आपको। आप बताओ आप कितने चेक काटते हो जिंदगी में आज के टाइम पे, इन टुडेज वर्ल्ड? कहाँ? शायद मुझे प्रैक्टिकली याद है, शायद मुझे तो चेक साइन करे हुए लोन के अलावा मैंने कभी जिंदगी में चेक ही साइन नहीं करे शायद। ओ अच्छा। सब NEFT करते थे, IMPS करते थे। और इतना बड़ा फंड होगा तो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होगा तो आपका चेक तो सेम डे क्लियर होगा, इंस्टेंट क्लियर होगा, क्योंकि वो RTGS ही कर सकता है। सो ये सब बुक एंट्री है, आपको सबको अच्छा दिखा रहा है। और ये सिर्फ एक साल नहीं हुआ, लास्ट ईयर भी 2,800 करोड़ का कैश इन चेक्स इन हैंड था। इतना रुपया कैश इन हैंड, चेक इन हैंड इज लाइक बाजार। अब आप बोलोगे सर आप अकाउंटेंट हो, फॉरेंसिक वाले बंदे हो, आपको पकड़ में आता है, हमको नहीं आता। तो पढ़ लेता था शेड्यूल थोड़ा सा, स्टार के अंदर क्या लिखा है, स्टार स्ट्रिक्टली सब कुछ होता है ना, सब स्टार करके जो खेलना खेल लो आप उसके अंदर। सो मेरे हिसाब से वो कैश ही नहीं है, वो बुक एंट्री है। जो आपने किसी को लोन दिया होगा 31 मार्च पे आपने रिवर्स कर दी, 1 तारीख को फिर खड़ा कर दोगे। आपको क्या दिखा, लोन आ गया, लोन का पैसा आ गया, बुक्स में कैश आ गया, सब अच्छा है, बट एक्चुअली कैश आया ही नहीं। जो नॉर्मल CA पुराने जमाने में खेलते थे वो एंट्री खेली गई है। बेसिकली ये वो डेट्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट डेट, जब बुक्स ऑफ अकाउंट बनती है उस डेट में जो फाइनेंशियल सिचुएशन दिखाया जाता है, हो सकता है पूरे बाकी टाइम में वो है ही नहीं, क्योंकि लोन एंट्री तो आप नॉर्मल डेज में तो आपके पास एक्सेस ही नहीं है उस बुक्स ऑफ अकाउंट। हाँ, एक इन्वेस्टर के पास में नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस नहीं हो सकता है, नहीं या सब्सटेंशियल जिसके पास स्टेक है वो भी नहीं मांग सकता है।
मांग सकते, आई गेस माइनॉरिटी शेयर होल्डर मांग सकते हैं, उसमें कुछ Minority लिमिट है उसमें कुछ कि इतना शेयर होल्डिंग तो होनी चाहिए आपके पास में, अच्छा यू कैन हैव एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट, आई गेस हो सकता है। बस उसमें सर इसमें डिस्क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे भाई यहाँ पे इंफॉर्मेशन छुपा ली, ये कर दिया, वो कर दिया, हाँ हाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस है 15 साल का, मैंने तो मतलब आई हैव वर्क फॉर इंडिया, मैंने यूएस की कंपनीज भी करी है, कनाडा की भी करी है, मैंने ऑस्ट्रेलियन कंपनीज भी करी है, न्यूजीलैंड कंपनी भी करी है, चाइनीज़ भी करी है, यूके की कंपनीज भी करी है। यू ट्रस्ट मी, इंडिया के डिस्क्लोजर सबसे बेस्ट है ग्लोबली, इतने अच्छे डिस्क्लोजर कहीं नहीं मिलते। अच्छा सो अगर कंपनी ने बहुत सारे लोन दिए ड्यूरिंग द ईयर, तो कहीं ना कहीं वो फिगर बोलेगा ऑडिट रिपोर्ट में या उसकी एनुअल रिपोर्ट में कि इसने लोन दिए थे और लोन वापस आ गए। अच्छा तो आपको अब आप सब इस कंपनी में तो समझो आप बात को, कंपनी का जो टर्नओवर है वो 8,000 करोड़ का टर्नओवर है, ओ और कंपनी जो है वो 50,000 करोड़ के लोन दिए और वापस आ गए। ओके तो आप धंधा कर रहे हो या आप इन्वेस्ट चला रहे हो, आपका लोन देने लेने का धंधा नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो तो ये वो इट इज नॉट मैंडेटरी एज पार्ट ऑफ डिस्क्लोजर कि पूरा उस टाइम पीरियड में आपने कितना लोन लिया और दिया वो भी डिस्क्लोज कर, वो दिखाते हैं, वो दिखा कितना दिया कितना लिया, टोटल अमाउंट की Total amount दिखाते हैं। टोटल अमाउंट दिखाते हैं। तो आपको उससे पता पड़े, आइडिया लग जाता है ना कि हाँ भाई कंपनी की एक्टिविटी क्या है या वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है? नोट्स तो अकाउंट मिल जाएगी, नोट्स ऑफ या ऑडिट रिपोर्ट में भी एक सेक्शन होता है, इस वो स्टैंडर्ड में मिलता है आपको, कंसोल में नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट में मिलेगा आपको। वहाँ सेक्शन होता है, तो कितने एडवांसेस दिए जो आउटस्टैंडिंग थे वो आपको बताएगा वहाँ पे। इंटरेस्टिंग। अब थर्ड इम्पॉर्टेंट जो है लेग जो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो वाला है। अच्छा, इसमें आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं, तो सॉरी, हाँ बैलेंस शीट में कैश में एक और क्या होता है। हाँ सो रिसेंटली हम लोगों ने एक रिपोर्ट लिखा था L&T फाइनेंस के ऊपर। L&T फाइनेंस के अंदर आई गेस उसका, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 4,500 करोड़ का कैश है जो करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है 31 मार्च 2023 में। सर NBFC का जो धंधा है या बैंक का जो धंधा है वो ब्याज पे पैसा लेता है, आगे ब्याज पे देता है, स्प्रेड कमाता है, और वो एक दिन के लिए भी पैसा अपना खाली नहीं छोड़ता है। अगर वो करंट अकाउंट में कैश रखा हुआ है तो उसका ट्रेजरी ऑपरेशन कर क्या रहा था, एक दिन का इंटरेस्ट भी अगर 4,500 कितना होता है, एंड आई गेस इफ आई जो तुम रिकॉल करूंगा तो आई गेस वो 5% ऑफ टोटल लोन बुक है, वो आप करंट अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा। तो एक दिन का भी लिक्विड फंड का रिटर्न 6% होता है, तो करंट अकाउंट में क्यों रखेगा? या ऐसा हो सकता है वो एक्चुअली पैसा कहीं और पड़ा था, इन्होंने करंट अकाउंट में डाल दिया उसको, या करंट अकाउंट दिखा रहा है? नहीं पता, अच्छा वो मेरे पास वो जवाब, उस चीज़ का जवाब ही नहीं है, जवाब बट लॉजिकली एज अ सो Yeah. इट मे बी फेलियर ऑफ ट्रेजरी ऑपरेशन, इनएफिशिएंसी ऑफ ट्रेजरी ऑपरेशन और समथिंग एल्स। या पर आप समझो एज ए इन्वेस्टर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे क्या जहाँ पे आपको सब्सटेंशियल डाउट होते हैं। नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट L&T, बट या बाकी दूसरी कंपनी में ऐसा करोगे जहाँ पे आपको सब्सटेंशियल डाउट है, क्योंकि लॉजिक, ये लॉजिक वाली बात है, इसमें अकाउंटिंग काम नहीं कर रही है, पॉलिसी काम नहीं कर रही, लॉजिक है कि यार तेरा धंधा ये है, अब तू धंधे में ही वो नहीं कर रहा तो फिर क्या हो रहा है। और अगर ये नॉन NBFC करता तो फिर भी जस्टिफाइड था? नहीं, फिर भी जस्टिफाइड नहीं था ना। करंट अकाउंट में कैश रखने का आपको, हाँ। आप रखोगे कैश जो आपके डे टू डे खर्चे के लिए होता है, करेक्ट। 50-100 करोड़ रुपये डिपेंड ऑन द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, साइज ऑफ द कंपनी मैटर उस पर रहता है, बट बाकी आप नहीं रखोगे, आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दोगे पैसा, इसलिए हर कंपनी में ट्रेजरी ऑपरेशन होता है। तो करंट अकाउंट में अगर कैश रख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका इनएफिशिएंसीज है सिस्टम में, या आपके इंटरनल कंट्रोल में प्रॉब्लम है। या उस दिन के लिए आपने पैसा किसी से मंगा लिया है, जो आपका एक्चुअली एंट्री था, जो आपने घुमाया है उस दिन के लिए, और फिर नेक्स्ट डे वापस से एंट्री खड़ा हो जाएगा। गॉट इट। थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कैश फ्लो। अब एक बहुत कॉमन आइटम होती है, बट आई वुड से कि ये कॉमन प्रैक्टिस है इंडिया में। अच्छा। एक्सेप्टेंसेस होती है, बायस क्रेडिट जिसको बोलते हैं, या सप्लाइज क्रेडिट जिसको बोलते हैं, राइट। तो अल्टीमेटली बट सप्लाइज जो क्रेडिट होती है उसका नेचर आप देखोगे तो वो कुछ नहीं है, एक शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लोन है जिस पे इंटरेस्ट आप भर रहे हो। अगर इंटरेस्ट सामने वाला भर रहा है तो इट्स ओके, बट वो आपके लिए ऑपरेटिंग हो गया, बट अगर इंटरेस्ट आप भर रहे हो तो वो फाइनेंशियल एक्टिविटी हो गया। एंड 99% ऑफ द कंपनीज इन इंडिया एक्सेप्टेंसेस को ऑपरेटिंग कैश फ्लो का पार्ट दिखाती है, जो गलत है। एक्सेप्टेंसेस शुड बी पार्ट ऑफ योर फाइनेंसिंग कैश फ्लो, ओके फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ओके। या इन्वेस्टिंग का हो सकता है, बट ऑपरेटिंग का तो नहीं हो सकता। तो मैं जब भी किसी को एडजस्ट करके देखता हूँ तो मैं एक्सेप्टेंस को माइनस करके देखता हूँ। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हुआ? डेटर्स, क्रेडिटर्स का, सप्लाइज क्रेडिट जो होती है, एक्सेप्टेंस मतलब क्रेडिटर्स हो गए। सप्लाइज क्रेडिट जो होती है हाँ वो ठीक है।
सो अल्टीमेटली तो मुझे पैसा देना शॉर्ट टर्म कैपिटल लोन है मेरे लिए, बट मैं उसको फिर यहाँ क्यों दिखा रहा हूँ, तो गलत ही है। तो इट शुड बी पार्ट ऑफ माई फाइनेंशियल कैश फ्लो। ओके, सो मुझे नंबर एडजस्ट करके देखना जरूरी है, और 99% ऑफ कंपनी हिंदुस्तान में यही करती है, हाँ यही पढ़ाया गया है। बट वो गलत कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का तरीका यही है कि वो गलत क्रेडिटर ऊपर में जाता है ऑपरेटिंग में। है। वो एक्सेप्टेंस है ना सर, वो नेचर क्रिएटर का नहीं है ना। जैसे आप हाँ, अब क्रिएटर फॉर कैपेक्स होगा तो क्या करोगे, कहाँ दिखाओगे? वो तो नीचे आएगा। वो आपका इन्वेस्टिंग पार्ट हो गया। हाँ वो इन्वेस्टिंग। बहुत सारी कंपनी वो भी करती है, क्रिएटर फॉर कैपेक्स जो है वो ऊपर दिखा देती है। अच्छा, सर कुछ कंपनी तो ऐसी भी है जहाँ पे उन्होंने शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को ही ऑपरेटिंग कैश फ्लो का पार्ट दिखा दिया। अच्छा, एंड फिर जब मैंने पूछा एक फंड मेजर से ऐसा कैसे, मुझे पॉइंट रेस करा, तो हमारे एक फंड मेजर साहब थे, उन्होंने मुझे बोला यार कंपनी नहीं है, अभी नहीं लिस्ट हुई है, उसको क्या पता, उसको नहीं आता प्रमोटर। अच्छा, यार प्रमोटर नया है बट ऑडिटर बनाया थोड़ा है, ऑडिटर तो वो सीए बना है भाई, वो उसको इतना बेसिक प्रिंसिपल तो पता है। सो इसलिए आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आजकल बहुत से कंपनी में देखा मैंने जहाँ पे एडजस्टमेंट होते हैं, जो इन्वेस्टिंग के होना चाहिए, फाइनेंसिंग होना चाहिए, वो आप दिखाए तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो अगर आप बोल रहे हो कि जैसे मैं बोलता हूँ कि EBITDA टू आप पोस्ट टैक्स CFO देखो, OCF देखो आप, तो वो रेशियो ही गलत हो जाएगा अगर मेरा वो रिलायबल नहीं है डेटा। तो इसलिए आपको एडजस्ट करके नंबर देखना पड़ेगा कि एडजस्ट करके नंबर मेरा क्या आ रहा है। अब ये देखिए, इसमें वही था एग्जाम्पल की कैपिटल गुड्स के क्रेडिटर थे, वो आपने वर्किंग कैपिटल चेंज में दिखा दी है, आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है उससे इन्फ्लेट हो गया, एंड वो 37,000 आपका दिखाया है, उसमें 19,000 का इंक्रीज तो इसी से आ गया, तो इसको माइनस करोगे तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो कहाँ गया? अनदर लायबिलिटीज इन प्रोविजन है। सो जब हम लोग थे तो जो मेरे सीनियर थे इडलवाइज में, उन्होंने मुझे एक चीज़ उनकी मुझे बहुत अच्छी थी, मुझे बोलते थे यार नितिन, बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो तीनों एक दूसरे से बात करना चाहिए। सो बात करना चाहिए इन द सेंस कि तीनों बने तो एक ही ट्रायल बैलेंस से हैं, तो कहीं ना कहीं तीनों में सिंक्रोनाइजेशन होगा। तो अगर एक भी आइटम अगर आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन है या कुछ अलग कंट्रेक्ट में जा रही है, तो आप इट्स अ रेड फ्लैग, वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। तो आप क्या बैलेंस शीट, PL और कैश फ्लो बनाते हैं फिर से हर कंपनी का? रीएडजस्ट कर देते हैं। तो जब हमारा जो टूल भी बनाया हमने क्वांट टूल, उसमें भी हम रीएडजस्ट कर देते हैं, अच्छा, तभी उसका एक्यूरेसी लेवल ज़्यादा आता है। अब ये कंपनी है, इसमें आप देखिए, अब शॉर्ट टर्म बोरिंग जो है वो OCF का पार्ट है। सबको बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये हेडलाइन नंबर नहीं मिलेगी, ये आपको एनुअल रिपोर्ट में ही मिलेगा नंबर। सेम थिंग इधर, आपने टर्म FD करा, FD को आपने OCF का पार्ट दिखा दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। तो इसमें इन्होंने एक फैक्ट्री एग्रीमेंट करा कंपनी ने। सो उसमें फैक्ट्री एग्रीमेंट में क्या होता है कि आपने बोला कि मेरे रिसीवेबल तो बाय आउट कर ले, खरीद ले, बैंक को बोला, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोला, उसने बोला मैं ठीक खरीद लेता हूँ। सो जब भी ये होता है तो उसमें जब पैसा आता है तो वो एक एस्क्रो अकाउंट में आता है। ओके, सो आपने बोला कि 100 रुपये के डेटर्स के आपके हो गए विदाउट रिकॉर्ड्स, आपने बोला ठीक है मेरे हो गए। बराबर, अब जब पैसा आएगा तो फिर मेरे अकाउंट में आएगा, तेरा अकाउंट तो आएगा नहीं। करेक्ट। इस कंपनी में क्या हुआ था कि जब पैसा आया था, पैसा आ गया कंपनी के अकाउंट में, अब वो है कंपनी ने दिखाया उस कैश को कि जो है पेबल टू बैंक। ओके, कैश आपका कैश तो बढ़ गया बुक्स में, कैश एंड बैंक, तो या आपने लाइब्रेरी खड़ी करनी पड़ेगी बिकॉज वो कैश आपका नहीं है। तो आपको है पेबल टू बैंक टूवर्ड्स रिसीवेबल बायो फैसिलिटी, राइट। तो आप इस चीज़ को ऐसा सोचिए कि ब्लू डार्ट है एग्जाम्पल के लिए, आपने अमेजोन से कुछ ऑर्डर करा, आपने बोला COD है, कैश ऑन डिलीवरी है, ब्लू डार्ट ने आपको माल पहुंचाया, आपने ब्लू डार्ट का जो कुरियर वाला बंदा आया, आपने उसको कैश दे दिया। अब वो कैश उसका नहीं है, वो कैश अमेजोन का है, लेकिन वो बुक्स में दिखा दिया उसने रिसीव। सो आइडियली ब्लू डार्ट क्या करता है, हाँ, ब्लू डार्ट बोलता है ये कैश मेरा नहीं है, हाँ, सो कैश में से माइनस करता है अच्छा, कि ये कैश मैं किसी और के बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूँ, तो ये कैश मेरा नहीं है, इसको मैं यूज़ नहीं कर सकता, ये मुझे अमेजन को देना है। तो आप मेरा कैश देखो तो इसको माइनस करके देखो, तो वो दिखाता क्लियरली, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी लिखा हुआ है कि आपको उसको अलग से दिखाना है, पर इस कंपनी ने नहीं दिखाया। तो अब आप बोलोगे सर कैश इतना अच्छा है, सब बढ़िया है, क्यों आप बोल रहे हो ख़राब कंपनी है? पर सर कैश किधर है? कैश तो किसी और का था जो अपने बुक्स में दिखा दिया मैंने बोला विवेक भाई आपको इतना पैसा मिला है, आपका कैश थोड़ा सा दे दो इधर, बुक एंट्री तो घुमानी है, दिखा देता हूँ। ये स्टार्टअप्स बहुत करते हैं, सो खासकर ये जो ई-कॉम वाले स्टार्टअप्स है ना, ये लोग ये सब बहुत करते हैं। हाँ, क्योंकि इनको दिखाना पड़ता है कि बुक्स के अंदर में हैवी है मेरा बुक्स। सो इसलिए आपको ये लाइन आइटम इंपॉर्टेंट रहती है पढ़ने के लिए। यहाँ थोड़ा सा अकाउंटिंग का नॉलेज लगता है ऑब्वियसली लगेगा, बिकॉज आपको अकाउंटिंग सेंटर पता होना चाहिए। आप कॉमन सेंस रख सकते हो कि जो कैश मेरा है नहीं वो मैं उसको माइनस करके देख लूँ, कंपनी ने नहीं दिखाया तो मैं कर लूँ एडजस्ट उसको। और बिकॉज उसका सिर्फ कैश
एंड बैंक पे इम्पैक्ट नहीं आया, उसका कैश फ्लो पे इम्पैक्ट भी आएगा, क्योंकि जब आपका वो लाइबिलिटी क्रिएट हो गया है तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी होगा तो आपका उससे ऑपरेटिंग कैश फ्लो बढ़ जाएगा, तो आपको कैश फ्लो भी अच्छा दिखेगा, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो से माइनस कर लीजिए उसको आप, तो आपका ट्रू कैश फ्लो आ गया। तो escrow अकाउंट में जो बैंक में पैसा पड़ा रहता है वो बैलेंस शीट में नहीं दिखता है क्या? वो भी दिखेगा? नहीं, अगर वो पैसा वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का तो आपको इसमें दिखेगा, नहीं दिखेगा, तो वो नीचे नोट्स ऑफ अकाउंट्स में आएगा कि escrow में नहीं इतना वो तो आपके पैसा बिकॉज आप वो तो सी आपने डेटर्स बेच दिए, पड़ा। हाँ तो आपको बैंक से पैसा मिल गया डे वन पे ही, हाँ तो आपके डेटर्स कम हो गए बुक्स में, तो कैश आ गया, हाँ। तो उसका जो डेटर्स जो होगा वो पैसा पे करेगा, तो वो तो बाद में पे करेगा, वो बैंक वो उसका रिपोर्टिंग का रिक्वायरमेंट भी नहीं है। हाँ वो तो बैंक का पैसा है, बैंक को जाएगा, वो बैंक की बुक्स में दिखेगा, वो सिर्फ वो बट बोलेगा जब ये हुआ होगा ट्रांजैक्शन, तब ये फैक्ट मेंशन्ड होगा उस दिन उस एनुअल रिपोर्ट के अंदर में कि ऐसा ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है और डेटा निकल गया और कैश में आ ये गया। बताते हैं, ये लोग लिखते हैं, ये लिखते नीचे डेटर्स रिसीवर का शेड्यूल होता है, उसके नीचे लिखते हैं। तो बट ये escrow अकाउंट का ओनरशिप तो टेक्निकली बैंक का हो गया ना, हाँ बैंक तो आपको बुक्स में आएगा भी क्यों, इसमें मेंशन भी क्यों? नहीं आएगा, बट ये लोगों ने कैश में डाल दिया। बट ये कैश में कैसे आ सकता है? ये बैंक अकाउंट तो अलग होना चाहिए। तो इसलिए उसने क्या करा कि उसने एस्क्रो में पैसा नहीं मंगाया, उसने अपने अकाउंट में पैसा मंगा दिया, तो उसने बोला मेरे पास कैश शॉर्ट हो रहा है, तो मुझे पैसा दे दे, 31 मार्च में मेरी बुक्स में रहेगा, मैं बैंक वाले को सेट करा कि यार ठीक है मैं तुझे पैसा एक दिन बाद ट्रांसफर कर दूंगा। ये सब पकड़ते कैसे हैं? तो पढ़ना ही पड़ेगा। अरे बाप रे, मेरे को तो लगता है कि लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको तो लगेगा कि यार ये बुक्स ऑफ अकाउंट पे ट्रस्ट करना छोड़ देंगे लोग। नहीं ट्रस्ट करो, बट एडजस्ट करके ट्रस्ट करो। अच्छा ठीक है। तो इसी आजकल एडजस्टेड नंबर्स का जमाना चल रहा है, एडजस्टेड बिड्डा और सब जमाना चल रहा है, तो इसलिए आप एडजस्टेड नंबर देखो तो सही रहेगा। अच्छा सही है। अब ये कंपनी थी हमारी, तो इन्वेंट्रीज दिखती है आपको, बट इन्वेंट्रीज का ब्रेकअप नहीं देखा आपने। 46% इन्वेंट्री जो ट्रांजिट में थी, तो ऐसी कौन सी इन्वेंट्री जो ट्रांजिट में है? ऑब्वियसली आपको बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा कंपनी का, बट इसमें लाइन आइटम मेंशन ही था, इन्वेंट्री इन ट्रांजिट। हाँ लाइन होता, तो ट्रांजिट पे तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। सर्टिफिकेशन होते हैं नॉर्मली, तो ऑडिटर इतना करता है, बट इट बिकम्स अ ग्रे एरिया फॉर यू, सी बिकॉज ये ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है अकाउंटिंग। अगर मुझे प्रॉफिट अच्छा दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, अपनी इन्वेंट्री बढ़ा दूंगा बुक्स में, मेरा प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। सो इट कैन बी अ टूल। ये इन्वेंट्री का ग्रे एरिया अभी तक क्यों है? ऐसा क्यों है कि आप कॉस्ट पे भी दिखा सकते हैं, मार्केट वैल्यू पे भी दिखा सकते हैं, ये फिक्स क्यों नहीं किया जाता है? नहीं वो तो बोलता है ना क्लियरली कि फेयर वैल्यू और नेट रिलायबल वैल्यू और कॉस्ट विच इज लोअर, ये तो क्लियरली लिखा है अकाउंटिंग पॉलिसी में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्लियरली लिखा है। तो अब उसकी मेथडोलॉजी अलग हो सकती है कि आप वेटेड एवरेज कॉस्ट पे करोगे या फेयर वैल्यू तो FIFO पे सब्जेक्टिव करोगे। हो गया ना, कोई भी कुछ भी मेथड यूज कर सकता है फेयर वैल्यू के लिए। नेट रिलायबल ना, उसकी मार्केट में रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, अल्टीमेटली वो होगी कि आप इसको बेचने आओगे तो कितने में बिकेगा वो, इसलिए आपका स्लो मूविंग इन्वेंट्री का प्रोविजन होता है ना। बट जनरली क्या है, मैंने जितने भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैंने देखा है कि उसमें लोग खेल जाते हैं कि नेट कौन जाके चेस करने वाला है कि खेलते तुम्हारा हैं। माल कितने में बिकनेगा। डीपी मैनेज भी करना पड़ता है कितने लोगों को, हाँ इसलिए भी करते हैं हाँ, कि स्टॉक दिखा दो, डीपी वही मैनेज हो है। जाएगा। क्योंकि क्या होता है, बैंक लोन दिया आपको करेक्ट और वो एनपी आप नहीं हो जाए, इसलिए आपको अपना बुक्स तो सजाना है। करेक्ट। तो वो इन्वेंट्री का ही फिगर से बेसिकली बुक को सजा के रखता है ताकि बैंक का मेरा एनपी नहीं हो जाए। हाँ बहुत बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। तो इसलिए आजकल डिस्क्लोजर इंडिया में बढ़ गए हैं, तो अब आपको एनुअल रिपोर्ट में उसने बैंक में क्या फाइल करा और उसमें डेविएशन कितना था बुक से, वो भी आपको एक शेड्यूल आता है क्या बात कर नोटिस रहे हैं? अकाउंट में, मतलब बैंक में क्या फाइलिंग की वो भी डिस्क्लोज करना पड़ता है ना? वो भी डिस्क्लोज होता है। ओरे यार, और लोग वो पढ़ते ही नहीं, लोग समझते नहीं होता क्या ये। तो डिफरेंस क्यों आ रहा है कि आपने बैंक में जब फाइल करोगे तो अनऑडिटेड फिगर करोगे क्वार्टरली बेसिस पे, हाँ यहाँ ऑडिटेड फिगर है, तो वहाँ पे आइडली मिसमैच होता है समटाइम, बिकॉज ग्रुपिंग अलग अलग हो सकता है। हाँ पर आप समझो कि मिसमैच क्यों हो रहा है। अब वो शेड्यूल देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि कहीं कहीं वो मिसमैच जो है वो अनरियलिस्टिक है, वो होने नहीं चाहिए था। तो जितना टाइम एक्चुअल में पीएल बैलेंस शीट में लगता है उससे मच ज़्यादा टाइम लगना चाहिए डिस्क्लोजर और नोट्स वगैरह के अंदर, करेक्ट, कि डेविल वही है। डेविल वही है। क्योंकि जो जितने भी टूल्स हैं, आई मीन स्टॉकेज भी, ये प्रॉब्लम ये क्या है कि हम लोग तो डेटा जो लेते हैं वेंडर से लेते हैं, और वेंडर जो है वो ऊपर का पीएल बैलेंस शीट को कैप्चर करके हमको दे देता है अपने हिसाब से क्लासीफाई करके। बट नोट्स ऑफ अकाउंट से ज़्यादा हम कैप्चर ही नहीं कर पाते। हाँ वो सब्जेक्टिव डेटा है ना, बिकॉज स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, हर कंपनी का डेटा अलग होगा, उसका स्टाइल अलग होगा। और हमने एक्सबेरल स्टडी करके ये देखा भी था, बट इंडिया में बहुत बुरी हालत है
इंडिया में डेटा स्टैंडर्डाइजेशन इज अ बिग प्रॉब्लम। या वो इशू है, वो तो आपको एनुअल रिपोर्ट देखना ही पड़ेगा, फाइन प्रिंट पढ़ना ही पड़ेगा उसको। उसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अभी तक तो कोई शॉर्टकट नहीं बना है। तो अच्छा, ग्लोबली क्योंकि आपने इतना स्टडी किया है, तो ये शॉर्टकट क्या यूएस का डेटा क्वालिटी अच्छा है? क्योंकि उसको मैंने तो हमेशा एनुअल रिपोर्ट पढ़ के निकाला सर। अच्छा, वहाँ पर भी आप डेटा सोर्स पे ट्रस्ट नहीं करते होता? डेटा सोर्स है, बट वो वही है ना कि आपको डेटा सोर्स आपको शेड्यूल ही देख लेगा, पर आपका वो जो क्वालिटेटिव डेटा है, हाँ। जो नोट्स तो कौन लिखा है, वो कहाँ निकालेगा? हाँ, ये तो प्रॉब्लम। तो वो आपको हमेशा इशू आएगा, तो इसलिए एनुअल रिपोर्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो इसलिए वो वॉरेन बफे हो, चार्ली मंगर हो, या कोई भी हो, या इंडिया में कोई हो, उसको एनुअल रिपोर्ट तो पढ़ना ही है। अब इन्वेंट्री मूवमेंट है, सो दिस इज व्हाट आई से कि इन्वेंट्री जो भी टेक्निक है वो अभी भी बहुत प्रिवलेंट है, जहाँ पे इन्वेंट्री आप अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट या एबिटा अच्छा दिखाने के लिए भी करते हो। तो बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है, अभी भी होता है। इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि अगर इन्वेंट्री चेंज नहीं हुआ होता तो प्रॉफिट कितना आता। बिकॉज कुछ ईयर ऐसे होते हैं जहाँ एब्नॉर्मल है। सी अभी 1 साल हो गया, वो दे में भी सब बिजनेस रीजन है, बट अगर वो हर बार हो रहा है, तो देन देयर विल बी समथिंग रॉन्ग। एंड चलो हो भी गया, डोंट सी, मैं नहीं बोलता कि जो भी मैं आपको रेड फ्लैग दिखा रहा हूँ ये सब फ्रॉड है, ये सब फ्रॉड नहीं है, या हो सकता है, बट ये आपको एक इन्वेस्टिगेट करने की पॉइंट देंगे और आपको क्वेश्चन पूछना है कि ये क्यों हुआ है। अब आपको एग्जाम्पल देता, एक कंपनी थी, उसमें 2-3 साल पहले आईपीओ के लिए आई थी, ऑटो इंसर थी, आईपीओ के लिए आई थी, बड़ी सस्ती कंपनी थी। उसमें मेरा पॉइंट ये था कि इसका इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है, सो इन्वेंट्री ज़्यादा है तो इसलिए इसका प्रॉफिट इतना अच्छा दिख रहा है। आईपीओ के टाइम में प्रॉफिट अच्छा दिख गया। सो एंड उसमें क्लाइंट का था कि तुम मैनेजमेंट से बात कर ले, तो मैंने मैनेजमेंट से बात करी, समझा, तो वो ज्ञान दिया बहुत सारा। मैं इसलिए मैं मैनेजमेंट से बात करना पसंद नहीं करता हूँ, बिकॉज वो जब डिस्कशन होता है इंटेलेक्चुअल, वो आपका कहीं ना कहीं वो बहस बन जाता है या आर्गुमेंट बन जाता है, एंड देन दे डोंट लाइक इट, देन आई गिव अप, भैया मुझे आपसे बहस नहीं करनी। पर मैंने वही बोला था कि इसका जो प्रॉफिट है वो 8% से बढ़ गया है, EBITDA मार्जिन। अब 8% बढ़ गया मतलब बहुत बड़ा होता है, बिकॉज 12% का आपका 20% हो गया, सो इट्स अ बिग नंबर, बिकॉज इन्वेंट्री के लिए हुआ है। सो चलो फ्रॉड नहीं है, इन्वेंट्री है, पर नेक्स्ट ईयर तो रिवर्स होगा। जब नेक्स्ट ईयर रिवर्स होगा तो क्या होगा? क्योंकि आपका इन्वेंट्री बढ़ रहा है और साथ में सेल्स भी बढ़ रहा है, तो ठीक है, तो ठीक है, हाँ। पर इन्वेंट्री बढ़ रहा है और सेल्स उतना नहीं बढ़ रहा है प्रोपोर्शनेटली, तो कभी ना कभी तो रिवर्स होगा। और जब रिवर्स होगा तो उस दिन आपको एक दिन बड़ा डेंट आएगा प्रॉफिट में, एंड आप रियलाइज करोगे नंबर खराब आया भैया, अभी तो स्टॉक मार्केट नेट ठोक दिया, 20% डाउन हो गया। बाय दैट टाइम तो उन्होंने QIP कर लिया। हाँ, बहुत सारे लोग करते ही हैं। उसका जो पर्पस था वो हो गया, मीट हो गया। पर देन इट्स सडन शॉक्स लगते हैं आपको, तो क्या वो एक बार नंबर जरूर देखो कि वो नंबर कैसे बिहेव कर रहा है। आई गेस लास्ट ये जो स्लाइड है, इसमें जो पहला पॉइंट है ना, वर्ड्स ऑफ इंकरेजमेंट, अब थोड़ा इंकरेज भी कीजिए आप क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट देखना बहुत डर हो जाएगा आप। नहीं सर, डर मैं आपको भी बोलता हूँ कि जैसे अब मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं। तो अच्छा, मैं अपनी प्रोसेस कैसे, मेरी रिसर्च प्रोसेस कैसी है बताइए। मेरी रिसर्च प्रोसेस बहुत सिंपल है। हम लोगों ने एक ठीक है टूल बनाया, रेशियो जो आप देखते हो वही हम देखते हैं, उससे हमारे उसको थोड़ा रियलिस्टिक एडजस्ट करके देख लेते हैं, तो हमारे रिजल्ट बेटर आते हैं, और हर किसी रेशियो को डबल चेक करते हैं। अब जैसे कैपेक्स होता है तो हम लोग एक रेशियो देखते हैं कि कैपेक्स का जो ग्रोथ है, अगर 2 साल में कैपेक्स, तो आइडियली 2 साल में डिलीवर हो जाना चाहिए। तो उसका एक रेशियो बना लिया कि यार रेवेन्यू में इतना ग्रोथ आ रहा है नहीं आ रहा है विद कैपेक्स, 2 साल में डिलीवर हो जाता है नॉर्मली, तो उसको अगर आप ओवर द ईयर देखोगे तो वो नंबर अच्छे दिखना चाहिए, राइट। सो वो तो आपको इन्वेस्टिगेशन का एक पॉइंट हो गया, कहाँ इन्वेस्टिगेशन करोगे, राइट। एनुअल रिपोर्ट, ट्रांसक्रिप्ट, यही मेरे लिए सब कुछ है, उसके बियॉन्ड हम लोग जाते ही नहीं, राइट। या चैनल चेक से कुछ पकड़ा दो, बट मोस्ट ऑफ माई बेस्ट रिपोर्ट जो मैंने लिखी है, जब मुझे डाउट होता है मैं अपने फ्रेंड को फ़ोन करता हूँ। बहुत सारे जो अपने फ्रेंड है जिनको मार्केट का एम भी नहीं पता है, अच्छा, ना वो सीए हैं, हाँ, जिनको अकाउंट समझ में आता है, मैं उनको फ़ोन लगाता हूँ, मतलब भैया एक चीज़ बता, ये प्रॉब्लम है। तो यार मुझे तो अकाउंट समझ नहीं आता, तो मुझे क्या पूछ रहा है? जस्ट सोच, ये अकाउंट में ऐसा हुआ, तो तेरे हिसाब से लॉजिकली क्या होना चाहिए, एंड लॉजिकली दे आर ऑलवेज राइट। खासकर अगर वो बिजनेस बैकग्राउंड के तो नहीं, मैं डॉक्टर से पूछा तो सर, अच्छा, डॉक्टर एमआर से भी पूछा है मैंने। लॉजिक सबके सिंपल है, जो चीज़ जैसी होनी वैसी ही होनी है। अब आपकी कार है, कार में होता है 3 साल की वेटिंग पीरियड चल रहा है, सर आप वेट करोगे क्या किसी से? आप कितने के लिए वेट करोगे कार खरीदने के लिए? 2 महीने 3 महीने मैक्स, 6 महीना मैक्सिमम।
आप बोलो 3 साल का लॉक इन है और आप 3 साल का वेटिंग पीरियड चल रहा है और आप सब खरीद रहे हैं स्टॉक कि बहुत इसकी कार तो हिट हो गई है, 3 साल का है। अरे वो किसने डाली बुकिंग, आपने देखा ही नहीं कभी भी। तो कॉमन सेंस है, धंधा है। अब एक कंपनी थी, आई गेस उसमें फ्रॉड भी हुआ था, अकाउंटिंग फ्रॉड हुआ था बहुत बड़ा उसमें। तो उसमें टूर्स एंड ट्रेवल्स कंपनी थी, उसमें डेटर्स आ रहे थे और डेटर्स भी आपके आएंगे 200-300 दिन के डेटर्स। अरे यार कैश में लेते हो और आगे तुमको क्रेडिट मिलता है, तो कॉर्पोरेट अकाउंट भी होगा तो उसका कॉर्पोरेट अकाउंट वॉज वेरी लेस, कॉर्पोरेट रेवेन्यू वॉज वेरी लेस। तो आपके रिटेल वाले कौन से हो गए जो आपके डेटर्स आ रहे हैं। लोगों को फंड मेरे को या किसी को भी समझने में 10 साल लगे समझने में कि ये फ्रॉड हुआ था और ऐसा होना नहीं चाहिए था। बट आप डे वन भी समझ लेते कि धंधा तो ऐसा नहीं होता है ना। धंधा तो ऐसे ही होता है कि आप कैश, ट्रेवल एजेंट का धंधा क्या होता है, आप बोलोगे सर मैं बुकिंग करा तो आप कैश दोगे, उसको वहाँ से 15-20 दिन का जो भी होता है उसको क्रेडिट मिलता है, वो उधर पे। तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का धंधा है। करेक्ट। तो यहाँ पे पॉजिटिव हो नहीं सकती वर्किंग कैपिटल, और वहाँ पे आपकी इलॉन्गेटेड 300 दिन की वर्किंग कैपिटल और कॉर्पोरेट बिजनेस भी नहीं। सब कैसे करोगे, मतलब उसमें आपको कौन सा अकाउंटिंग की या फॉरेंसिक चाहिए। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ धंधा है ना कि धंधा तो ऐसे ही होता है। एक कंपनी देख रहा था, वो गेल को गैस बेचते हैं, या गेल पर हिंदुस्तान को गैस बेचता हो, तुम गेल को गैस बेचते हो, तो मतलब आई डोंट नो वेदर इट्स फ्रॉड और नॉट, बट डाउट तो क्लियर हो गया आपके दिमाग में। डाउट क्लियर हो गया। अब आपको क्लियरिफाई करो, या तो गेल के पास जाके पूछो, क्रॉस वेरिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा आपको। सो बहुत सारी चीज़ें जो कॉमन सेंस के बेसिस पे होती है ना, कि लॉजिकली सोचोगे तो आपको समझ में आएगा। 90% अकाउंटिंग लॉजिक पे ही चलती है। मेरा हमेशा मानना है कि अकाउंटिंग लॉजिक के बेसिस पे होती है। एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होना ही है। आपको उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा लॉजिक सोचोगे तो हो जाएगा। सही है, गुड, मज़ा आया। ये ट्विटर हैंडल है NR मंगल, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इंकरेज कीजिएगा, ट्वीट कीजिएगा, उनको टैग कीजिएगा। आई एम श्योर ही विल ऑल्सो फील गुड कि आप इंकरेज कर रहे हैं, इनको इतना अच्छा नॉलेज मिला है। और आप ये वीडियो शेयर कीजिएगा लोगों के साथ में। द मोर इट गेट्स पब्लिश्ड एवरीवेयर, एटलीस्ट सेंसिबल लोग जो है, जो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं वो समझ पाएंगे। और इन्होंने अपना ईमेल आईडी अपनी ईमेल आईडी दे दी, अब देखिए बहुत लोग मेल करेंगे आपको। चलेगा सर, कोई इशू नहीं चलेगा। तो सेंसिबल मेल कीजिएगा, ये मत पूछेगा स्टॉक आपको क्या लगता है वगैरह, नहीं तो इनको लगेगा कि यार ये क्या फेस टू फेस लर्नर्स है जो कुछ भी मेरे को मेल कर दे रहे हैं। अगर कुछ कंपनी का स्पेसिफिक आपको लगता हो ना कि आपने ऑब्जर्व किया है और आप शेयर करना चाहते हैं ऑब्जर्वेशन, बिकॉज ही विल लव टू गेट इनपुट्स फ्रॉम यू विच आर मोर सेंसिबल इन नेचर, तो आप ईमेल कर सकते हैं। नितिन भाई थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया, रियली रियली यूजफुल। ये सब है ना, एक कोर्स बना देना चाहिए, इलेक्टिव्स लॉन्च करना चाहिए आईएम्स में और लोगों को पढ़ाना चाहिए। खाली हम लोग अभी भी सैपम मॉडल में अटके पड़े हैं, ये सब तो हम लोग पढ़ ही नहीं रहे। कोई नहीं पढ़ता सर, ये हाँ, फॉर से कोई नहीं सिखाता। तो ये वीडियो मैं पहुंचाऊंगा सारे आईएम्स में, बोलूँगा कम से कम सैपम का एक छोटा सा पार्ट बना दीजिए इसको, ताकि लोगों को पता है। नेगेटिव में सोचो, आप रिस्क मैनेजमेंट टूल सोचो। हाँ, कि फंडामेंटल में रिस्क मैनेजमेंट होता ही नहीं है। टेक्निकल में तो पता है रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट डिफाइंड है मैथमेटिकली, बट फंडामेंटल में रिस्क मैनेजमेंट एक्सेप्ट इज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट जो भी अंडर यूज्ड है इंडिया में, बट ये तो बहुत सही तरीका लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू अगेन, रिपीटिंग द सेम थिंग, गिव अ पैट ऑन योर बैक अगर आप लास्ट तक रुके हैं, बिकॉज आप डिजर्व करते हैं शेयर बाजार से पैसा कमाना, आप डिजर्व करते हैं क्योंकि आप लास्ट तक रुके हैं। और अगर आपने नोट्स बनाया होगा तो प्लीज़ ट्विटर पे डालिए, मुझे टैग कीजिए, नितिन भाई को टैग कीजिए, बिकॉज अच्छा लगेगा कि आप लोग सब होमवर्क कर रहे हैं। और वीडियो में कमेंट पास कीजिए। बस लगे रहिए शेयर बाज़ार को सही तरीके से जीने के लिए और इससे पैसा बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.